हाँ सुनना बच्चों, तो किस हाइट और किस डेप्थ, तो लास्ट टाइम तक अपनी ये सब बातें हो गई थी। अब अपने को देखना था, याद है लास्ट टाइम पे अपन ने मॉरल ऑफ द स्टोरी देखा था, एक D बराबर 2H एक रिलेशन आया था, D बराबर 2H। ओके अच्छा बताओ, कुछ क्वेश्चन लेते हैं लास्ट टाइम क्या है ना, कहानी अब तक पे क्वेश्चन। weight of a person, of a man at earth surface, at earth surface, अर्थ की सरफेस पे एक आदमी का वेट बच्चों इज 72 न्यूटन। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे 72 न्यूटन वेट है। ओके देन रुक जाना हो, $75, then weight 8, H बराबर R/4 from Earth surface, 8 height H बराबर R/4 from Earth surface। ठीक है, सतह पर देखो, सरफेस पर वेट 75 न्यूटन है, तो आपको बताना कितनी हाइट पर, H बराबर R/4 पर, यहाँ पर वेट P पॉइंट पर वेट बताना है आदमी का। बोलो आदमी सरफेस पे खड़ा तो 75 पे, यहाँ पर वेट कितना होगा, यहाँ वेट। ओके P पॉइंट पर आदमी का वेट बताना है। चलो मैं कर देता हूँ, बोलो बच्चों, इधर देख, तो बोल दो अपने को देखो, मैं बोल दो G निकाल लूं, वेट याद है मैंने बोला था 1 किलो पर फोर्थ G होता है, याद करो। और वो हमने निकाल के याद कर लिया है कि फोर्थ ऑन 1 kg 9.8, याद आ गया क्या? हेलो हाँ, लेकिन हम जिन कैलकुलेशनों के लिए काम करते हैं वो बहुत छोटी मोटी हाइट होती है, लेकिन यहाँ पर अपन थोड़ी हाइट ज्यादा पे जाएंगे तो मैं बोलूँ G कम हो जाएगा। अरे बोलो, हम तो 2, 4, 5 मीटर पे काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल वगैरह को 100 मीटर तक फेंकते हैं, तो क्या मैं बोल दूं अपने लिए तो G 9.8 ही लेता है, अपन बोलते ही नहीं हाइट के साथ वेरी कर रहा है, हम तो हाइट के साथ भी कांस्टेंट मान लेते हैं। याद है हमने कभी मैक्सिमम हाइट पर G थोड़ी वेरी करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि वो बहुत नन्ही मुन्नी हाइट है, वो नेग्लिजिबल ही है। यस सर, तो मैं बोल दूं बच्चों G at height is given by G0 1 minus 2H/R। तो बेटा सबसे पहले तो मैं G की वैल्यू निकालूंगा, और मैं बोल दूं जैसे ही G P पॉइंट का G पता पड़ जाएगा, हाइट के साथ ये वेरिएशन है, और P पॉइंट का G पता पड़ जाएगा, मैं बोल दूं mg बोल दूंगा, तो मैं बोल दूं यहाँ पर भी वेट mg, तो बोल दूं यहाँ पर वेट हो जाएगा बच्चों जो भी यहाँ का G होगा, तो बोल दूं वेट एट P पॉइंट विल बी m मास ऑफ मी एंड G एक्टिंग ऑन मी, तो बोल दूं मेरा वेट P पॉइंट पर होगा बच्चों m into G उस जगह का, तो मैं बोल दूं हाइट पर जाने पर G वेरी करेगा, और G वेरी करेगा तो वेट वेरी करेगा। सही बात है, आप जितना अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाओगे उतना आपका वेट घटा हुआ फील होगा, जितना डेप्थ पे जाओगे घटा हुआ फील होगा, सरफेस पर मैक्सिमम फील होता है। ओके सर, तो बच्चे यहाँ देखो, तो बोल दो G0, ये सरफेस वाला G 1 minus 2 हाइट हो गई बेटा H/4, तो बोल दो यहाँ H/4 रख दिया, और ये R था ही सॉरी H/4 क्या R/4, तो बोल दो हाइट हो गई R/4, R से R कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो बोल दो आ जाएगा बच्चों G0 1 minus 1/2, और बोल दो सोल्व करने पर G0/2 आ गया, तो बोल दो G at P will be this, और मैं बोल दूं ये अगर आ गया तो मेरा वेट एट P will be mg at P, और मैं बोल दूं बच्चों G at P आ गया, इधर देख, तो बोल दूं सरफेस का y2 आ गया, तो बोल दूं मेरा वेट हो जाएगा बच्चों जो सरफेस पे था डिवाइड बाय 2, और मैं बोल दूं सरफेस पे मेरे को 75 न्यूटन दिया हुआ था डिवाइड बाय 2, और बोल दूं डिवाइड बाय 2 करा तो बच्चों कितना आ गया, तो बोल दूं आ गया 37.5 न्यूटन। कितने लोगों को समझ में आ गया मेरे बच्चों को कि सर यार बहुत अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि हमारे को ये फॉर्मूला हाइट के साथ कैसे वेरी करा वो लगाया। हाँ हाथ खड़े करो बच्चों के साथ, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं बोल दूं कुछ भी नहीं करना है, जिस जगह वेट निकालना है वहां का G निकाल लो, फिर mg कर दो, और G निकालने का फॉर्मूला हाइट के साथ भी डेप्थ के साथ भी, हाथ खड़े करो। हाँ बच्चों गलत है, क्यों गलत है, क्यों गलत है बताओ कोई भी। बेटा याद है मैंने बोला था ये बारूद का ढेर, याद करो, बारूद का ढेर, बारूद का ढेर था ये, याद कर, लास्ट टाइम पे समझाया था मैंने इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से। इस फॉर्मूले को लगाने से पहले 10 बार सोचना होता है,
कि लगाया जा सकता है नहीं लगाया जा सकता है। बेटा यू कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला एट दिस इन दिस क्वेश्चन। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा हाइट पर गए। देखो आपको पृथ्वी की सतह से r/4 ऊंचाई पर आपका वेट निकालना है। क्या मैं बोल दूं r/4 इज मच ग्रेटर या कंपेरेबल, सॉरी मच ग्रेटर, क्या मैं बोल दूं मच लेस नहीं है, रेडियस से बहुत ज्यादा कम नहीं है, 25% है रेडियस का। देखो दिस इज 25% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या मैं बोल दूं बाइनोमियल तो 2-5% के लिए लगती है। 1 + h/r में h/r 2-5% होना चाहिए, यानी कि हाइट रेडियस की 2-5% ही होनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा। देखो क्या मैं बोल दूं इट इज कंपेरेबल, इट इज कंपेरेबल, इट इज कंपेरेबल टू आर। पृथ्वी की त्रिज्या के कंपेरेबल है, पृथ्वी की अर्थ की रेडियस, पृथ्वी की रेडियस अर्थ की रेडियस, अर्थ की आर के कंपेरेबल है। बोलो आर के कंपेरेबल। बोलो बच्चों, तो क्या मैं बोल दूं कांट अप्लाई, कांट भारत का ढेर, कांट अप्लाई हियर, कांट अप्लाई। मैं बोल दूं ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, आपने जबरदस्ती लगा दिया। मैं बोल दूं दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन। हेलो बेटा, जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे कैसे? तो मैं बोल दूं लर्न फ्रॉम मिस्टेक। तो मैं बोल दूं ये नहीं कर सकते, तो बोलो क्या करेंगे सर? अब आ जाओ, अब राइट सॉल्यूशन कर रहा हूं, इधर देख। इधर देख मेरे बच्चे, तो राइट सॉल्यूशन देख, ये तो देखो। तो बोल दो बच्चों, इधर देख, याद है एग्जैक्ट फॉर्मूला ये था, जीपी बराबर G0 अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। याद है? इसमें अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ था, कल मैंने डेरिवेशन करा दो, याद है? इसमें तो सिर्फ r कॉमन लिया था, gm/r। बोलो ये gm/r का स्क्वायर था, उसमें स्मॉल r की वैल्यू r + h रखी थी और r कॉमन लिया था, याद आ गया? अच्छा, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों इसमें रखो वैल्यू, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा G0 रहने दो ऊपर, और बोल दूं 1 + h की वैल्यू होगी बच्चों r/4 + r, यहां पे लगेगा r/4 अपॉन r सॉरी का स्क्वायर। मैं बोल दूं ये कट गया 5/4 आगे नीचे, और मैं बोल दूं ये 5/4 तो 4 ऊपर जाएगा तो 16/25। बोलो, और ये आ जाएगा बच्चों सरफेस वाला mg 25 G0। तो मैं बोल दूं ये आ गया G8p। अब आ जाओ वेट, मैं बोल दूं वेट रेट p बराबर m × G8p, और ये करा तो बच्चों कितना आ जाएगा? मैं बोल दूं 16/25 mg0। क्या मैं बोल दूं सरफेस पे वेट का देखो 16/25, दिस इज नॉट हाफ। इसमें याद है आंसर G0/2 mg/2, यानी कि वेट/2 आया था, ये देखो वेट/2 से डिफर कर रहा है। 16 का डबल नीचे 2 लाने के लिए तो 32 चाहिए था, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो नीचे 25, अगर 32 होता तो नीचे 2 आता, 16 से कैंसिल होके। मैं बोल दूं ये तो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि नीचे 32 से कम है, कम का डिवाइड हो रहा है। बोलो नीचे 32 होता तो 16 से कैंसिल होके 2 आता नीचे। यस सर। मैं बोल दूं नीचे 32 से कम है, नीचे 32 से कम है, यानी कि नीचे 2 से कम बनेगा। आप 16 से कैंसिल करोगे तो मैं बोल दूं नीचे 2 से कम बनेगा, और 2 से कम बनेगा तो मैं बोल दूं मेरा वेट ज्यादा आएगा थोड़ा, जो तुम उम्मीद कर रहे थे उस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से तो by2 आ रहा था, याद है? सरफेस का by2, मैं बोल दूं by2 से ज्यादा आएगा। बोलो बच्चों, तो बोल दूं कितना आ जाएगा? तो यहां से देखो 16/25 × 75 न्यूटन। मैं बोल दूं 37 से ज्यादा आएगा। देखो ये 3 बार घटा 48 न्यूटन, बहुत ज्यादा डिफर कर रहा। देखो मेरा वेट बड़ा जबरदस्त वेरिएशन आया। आप 37 के आसपास उम्मीद कर रहे थे, वेट 48 आया। तो क्या मैं बोल दूं ये फॉर्मूला वास्तव में बहुत ध्यान से लगाने की जरूरत है। तो अब समझ में आ गया मैंने बारूद का ढेर क्यों लिखा था? बेटा यहां से क्वेश्चन खूब पूछते एग्जाम में, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते, समझ गए क्या? कब फॉर्मूला अप्लाई करना और कब नहीं करना है, बोलो। चलो करो, नोट करो। अच्छा मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे को, तुम चाहो तो ऐसे करो, और चाहो तो बिल्कुल बेसिक से कर दो ना यार। जी किसी भी जगह पर पूरे ये gm/r² होता है बस। अब इसमें हाइट है r + h रख दो, बिल्कुल बेसिक से कर दो। तो बोल दो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों r + h सीधा ऐड कर दो, सेंटर से डिस्टेंस होती है r, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई है? r + r/4, तो बोल दो 5r/4 का स्क्वायर, खत्म। ये आ जाएगा बेटा 16/25 × gm/r², और ये पता ही आपको सरफेस का जी, यहाँ पे G0 लिख दो, खत्म। हेलो बेटा, ये दोनों सेम बात ही तो है। अरे यही तो r की वैल्यू r + h रखी थी तेरे, हर चीज को समझो। ओके करो, नोट करो। यस। तो समझना बच्चों, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब ये फॉर्मूला नहीं लगता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एग्जाम में ऐसी गलतियां करवाते हैं बच्चे से,
खूब बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये, खूब बार, अभी लेटेस्ट 2019 में पूछा है। बोलो, चले आगे। यस सर। तो सर ये तो कर लेंगे हम, तो कब फॉर्मूला लगेगा कब नहीं लगेगा सर, अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को। ओके बच्चों, तो हाइट वाले में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके, और एक बच्चा कॉमन मिस्टेक करता है सर, क्या, उसको सरफेस से हाइट देता है और सेंटर से डिस्टेंस लिखा था कई बार। क्या है बच्चों, वो देता सरफेस से हाइट है और बच्चा जल्दी जल्दी में स्मॉल आर की वैल्यू वही रख आता है। तो ग्रेविटी में मिस्टेक बहुत होती है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों, कि सतह से ऊंचाई दी है या सेंटर से डिस्टेंस दी है। ओके, बोलो बच्चों। सर समझ में आ गया, तो आ गया। हाँ इधर देखना हो, हाँ, गहराई D बराबर पृथ्वी की सतह, अर्थ की सरफेस से गहराई D बराबर R/4 पर मेन का वेट, यदि सरफेस पर 72 न्यूटन है, सरफेस पर अगर 72 न्यूटन है तो गहराई पे कितना होगा ये बताना है। तो क्या मैं बोल दूं सरफेस पर अगर 72 न्यूटन है तो गहराई पे कितना होगा, तो बिल्कुल यस सर। सॉल्यूशन, तो बोल दूं तो बोल दूं जी निकाल लूं ए डेप्थ पे, तो जी एट डेप्थ बराबर जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। बोलो बच्चों, क्या ये लगा दूं फॉर्मूला, बहुत ज्यादा डेप्थ देख ले, तेरे सामने R/4 इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, क्या लगा दूं ये 3g0/4 आ रहा है, ये सही चल रहा है क्या? है बहुत ज्यादा डेप्थ पे चला गया हूं। यस सर। क्यों यस सर, क्यों? सर इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। सर इसके लिए एप्लीकेबल। हाँ, क्योंकि याद है इसका जब डेरिवेशन किया था तो मास रिड्यूस हो गया था अंदर जाने पर, कम अर्थ थोड़ी सी कम अर्थ अट्रैक्ट करती थी। पर मैं बोल दूं ये सारी डेप्थ के लिए एप्लीकेबल था क्योंकि इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था। ओके, तो देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला। मैं बोल दूं बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला, क्लियर फॉर्मूला हमेशा लगेगा। बोलो बच्चों, दिस इज नॉट बारूद का ढेर, इसमें कहीं कोई बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला है, हमेशा लगेगा, ऑलवेज एप्लीकेबल। बोल दो ऑलवेज, ऑलवेज एप्लीकेबल। बोल मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं यहां से, तो बोल दूं जी एट डेप्थ, वेट एट डेप्थ, तो बोल दूं आ जाएगा बच्चों m एट जी एट डेप्थ, और ये आ जाएगा बच्चों कितना 3mg0/4। मैं बोल दूं अर्थ का अर्थ पे जो सरफेस पे वेट था उसका 3/4, और मैं बोल दूं 3/4 करा दो बच्चों 72 का कर दो 3/4, तो बोल दूं 72 न्यूटन का 3/4 कर दोगे बच्चों? हेलो, यस सर। 54 न्यूटन आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में, हमें समझ में आ गई कब कौन से फॉर्मूले लगाने। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, हटा दो। अच्छा अब सुनना, एक क्वेश्चन जो कम से कम 4 से 5 बार पूछा हुआ तुम्हारे एग्जामों में, सर कौन सा बताता हूं। बच्चा गलती कर करके आ जाता अभी भी, बता तुम क्या। अच्छा बच्चों, कॉमन सेंस तो अपने को भगवान ने दिया ही है थोड़ा बहुत, उसको मेरे हिसाब से तो यूज करना चाहिए। इधर देख, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी, इधर देख, कोई भी प्लेनेट है, मैं तो कह रहा हूं चाहे अर्थ की ग्रेविटी लो चाहे किसी का भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लो, ये लो, क्या मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से, ये रेडियस हो गई और आप और भी दूर गए, हो गया ये सेंटर हो गया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ये आर हो गया, ये आर बराबर कैपिटल आर हो गया, याद है सेंटर आर बराबर सरफेस में, ये सरफेस की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। ओके, ये सरफेस पे आ गया, तुम देखो, बोलो बच्चों, हेलो,
हाँ, अब मैं बोलता हूँ बच्चों, ए याद है डेप्थ के अंदर ए किसी गहराई पर जी की वैल्यू याद है, डेप्थ पे जी, ए जी एट डेप्थ बराबर कितना आएगा बोलो? तो बोल दो जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर, याद कर रहे? हेलो हेलो, हाँ, और ये याद है ये ऐसा आया था, ए इसको सोल्व करने से पहली स्टेप जब मैंने डेरिवेशन करी थी तो क्या आई थी? जीएम अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, याद करो। और इस स्मॉल आर की वैल्यू अपन ने आर माइनस डी, याद है? ए सेंटर से डिस्टेंस लिखी थी मैंने तो, फिर याद उसको कैपिटल आर माइनस डी लिखा था अपन ने यहाँ पे, ए यहाँ पे आर माइनस डी लिखा था और फिर आर कॉमन लेके जी नोट बनाया था, इसको याद कर। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे लिखी थी अपन ने, बोलो सर आप ऐसा क्यों लिखना चाहते हो? यहां से बच्चों मैं दो बात बताना चाहता हूं, एक तो ये कि आर के साथ प्रोपोर्शनल है, देखो ये सब कांस्टेंट है, अर्थ किसी प्लेनेट का मास, किसी प्लेनेट की रेडियस, ये सब कांस्टेंट होती है, एक प्लेनेट के लिए कांस्टेंट होती है जैसे अपनी अर्थ के लिए भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोलूं सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, जितना अर्थ की सेंटर से या किसी प्लेनेट की सेंटर से दूर जाओगे उतना मैं बोल दूं जी बढ़ेगा। तो मैं बोल दूं सेंटर पे जीरो होता है, एक तो बात ध्यान रखना सेंटर पे जी जीरो, सेंटर पर मैं बोल दूं जी जीरो होता है, ध्यान रखना किसी भी प्लेनेट के सेंटर पर, किसी मास पर फोर्स भी जीरो होता है, आप सेंटर पे मास रख दो फोर्स जीरो लगेगा। खूब पूछते हैं क्वेश्चन, क्या मैं बोल दूं किसी भी प्लेनेट के सेंटर पे कोई भी मास रख दो तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है? हेलो यस सर बेटा खूब पूछते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो सेंटर पे रख दोगे तो जीरो। सर देख लॉजिकल रीजन भी है उसका, यहाँ पे अगर मैं कोई मास रखूंगा गड्ढा खोद के तो मैं तो बाकी सारा मास उसको अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मैं तो सिमेट्री से सारे फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। बोलो ए बच्चों सब तरफ मास है, सब तरफ कोई कहेगा इधर आ, कोई कहेगा उधर आ, कोई कहेगा इधर, तो सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स जीरो आएगा। यस सर बच्चों मेरे को सब तरफ से आवाज आ रही होगी तो मैं वहीं का वहीं खड़ा हो जाऊंगा, सो समझ ही नहीं पाऊंगा किधर जाऊं। बोलो तो मैं बोलूं सेंटर पे रखी चीज को चारों तरफ जो मास से सराउंडेड है वो सारा मास अपनी अपनी तरफ खींच के नेट फोर्स जीरो कर लेता है। यस सर, तो सर ये तो बिल्कुल समझना कि सेंटर पे जीरो है। और मैं बोलूं जैसे जैसे सेंटर से दूर जाऊंगा मैं बोलूं फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि याद है डेप्थ में कम होता है, तो सेंटर पे जीरो आ गया। अब आप जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाओगे तो बोलता हूं गहराई से बाहर निकल रहे हो, और जैसे जैसे गहराई से बाहर निकलोगे तो फोर्स बढ़ेगा। बोलो बोलो बच्चों, तो और ये ऐसे बढ़ेगा तो वो तो लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना अंदर जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है। बोलो बच्चों जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है अंदर इनसाइड, और सरफेस में मैक्सिमम होता है। याद है सरफेस में मैक्सिमम कितना होता है? जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, किसी भी प्लेनेट की रेडियस का स्क्वायर। जीएम अर्थ के लिए 9.8 आता है, अर्थ के लिए 9.8 आता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ओके हेलो अच्छा, अब मैं बोलता हूं बच्चों बाहर जितना दूर जाओगे, याद करो बाहर दूर जाओगे तो अब मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता कि कम के लिए है ज्यादा के लिए है। मैं बोलता हूं जनरल फॉर्मूला जो कम ज्यादा सब पे लगता है वो क्या है? तो वो याद है ए सेंटर से अगर कहीं पे भी जी निकालना है तो हम तो जी एट एनी पॉइंट जीएम अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि बाहर तो अर्थ का पूरा मास काम आता है, बाहर तो प्लेनेट का पूरा मास काम आता है, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर ये सेंटर से डिस्टेंस है। बोलो मैं बोलूं जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी जी की वैल्यू कम होगी, और मैं बोलूं आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो मैं बोलूं आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये बहुत वेल नोन ग्राफ है, सबके देखे में। तो मैं बोलूं बाहर तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और सेंटर से आर डिस्टेंस पर प्रोपोर्शनल है, तो सेंटर से दूर जाने पर प्रोपोर्शनल है जी, मतलब कि सेंटर पे जीरो होता है सरफेस तक बढ़ता गया तो बढ़ते बढ़ते सरफेस में मैक्सिमम, और मैं बोलूं बाहर दूर जाने पर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। खत्म। हेलो हाँ, लेकिन सुनो मेरे बच्चों एग्जाम में तुम्हारी एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन पूछा है, तो कई बार वेरिएशन ऐसे दिए हैं, ये अंदर जीरो, ये जी के वेरिएशन, ये सारे आई के, मतलब आई मतलब वो यूनिट मास पर फोर्स। अरे जी लिख दो यार, ले जी लिख दे, बस एक ही बात है, यूनिट मास पर फोर्स है, दोनों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फोर्स पर यूनिट मास एक ही बात है आर, ये दिए ऑप्शन। तो बोलो कौन सा टिक करोगे बच्चों? तो बोलो तब तो मैं यही टिक करूंगा, बोलो ये वाला। अरे अभी बनाया ना ग्राफ, अंदर प्रोपोर्शनल और बाहर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये टिक करूंगा। बोलो लेकिन सुन लेकिन मेरे बच्चे एक बार क्वेश्चन जो पूछा उसमें चारों नीचे दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलो यार चारों ऊपर दे या चारों नीचे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे चारों नीचे दे दिए। नेगेटिव है जी की वैल्यू, जी ऊपर पॉजिटिव बताया और नेगेटिव में दे दी सारी वैल्यू। क्या बोलूं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? बताओ
बोलो नहीं, इसमें भी ये ठीक कर दूंगा। बस वो साइन नेगेटिव, हमारे फिजिक्स में नेगेटिव मतलब उल्टी थी डायरेक्शन में, तो बोल दो आर अगर पॉजिटिव बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ लगेगा, जी नेगेटिव ये बता रहा है। तो बोल दो वैल्यू को देखो तुम, तो जी प्रोपोर्शनल टू आर और स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आंसर ये हो गया। बोलो तो बोल दो एक बार चारों ऑप्शन ऊपर दिए, एक बार चारों नीचे दिए, तब दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में मेरे को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है। बोलो लेकिन तकलीफ तुम्हारे को तब होगी जब ऐसा आ जाए एग्जाम में दोनों अवेलेबल हो। दोनों मैं दो ही ऑप्शन लिख रहा हूं, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, ए दिस एंड बी दिस। बोलो अब कौन सा टिक करोगे? अब कौन सा टिक करोगे? आर वर्सेस सी का अगर ऐसा दे देता हूं, एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव, सोच समझ के बोलना। अब कौन सा टिक करोगे? वेरिएशन वही जी बराबर सरफेस में मैक्सिमम, तो वैल्यू का वेरिएशन दोनों में सेम है। दोनों में देखो जी प्रोपोर्शनल टू आर दिया है और जी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है, सब कुछ सेम है। अब बता टिक कैसे करोगे, प्लस या माइनस? बहुत सोच समझ के बोलना। अब बताओ, अब इन दो, ये दो पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो ऑप्शन ऊपर दो नीचे, अब बता टिक कौन सा करेगा? अब फंस गया बुरी तरीके से, ए या बी? सुनना बच्चों, ये गलत है, ये राइट है। सर क्यों आपने तो ऐसा बनाया? बताता हूं, क्योंकि मैंने अभी साइन का ध्यान नहीं रखा, जो फिर साइन देखते हैं। तो आंसर अगर प्लस माइनस दोनों मौजूद हो तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर नेगेटिव वाला है, जिसमें जी नीचे होगा। सर क्यों, रीजन बताओ, बताता हूं। बच्चों देखो, आर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, आर इज इंक्रीजिंग इन प्लस डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, हमारी अर्थ के हम अर्थ के रेस्पेक्ट में दो ही बातें करते हैं, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ कोई चीज है या त्रिज्यीय रूप से अंदर की तरफ कोई चीज है ना? रेडियली इनवर्ड है या रेडियली आउटवर्ड है? तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, क्या मैं बोल दूं, आप अगर आर, जैसे आप आर को बढ़ता हुआ बाहर की तरफ जाते हो बढ़ रहे हो, तो बोल दूं आर को आप पॉजिटिव ले रहे हो, कब? बाहर की तरफ। मैं बोल दूं आर पॉजिटिव ले रहे हैं हम, पॉजिटिव एक्सिस पे बढ़ा रहे हैं, तो बोल दूं आर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, आर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बोल दो आउटवर्ड, आर, मैं बोल दो आउटवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो, आउटवर्ड बराबर पॉजिटिव। बेटा तुम देखो, सेंटर से दूर जा रहे हो उसको आप प्लस में शो कर रहे हो। देखो आर को प्लस कब बोल रहे हो आप? जब सेंटर से आगे जा रहे हो। बोलो हेलो, सेंटर से दूर जाने को आप प्लस बोल रहे हो, तो क्या मैं बोल दूं सेंटर से बाहर जाने को पॉजिटिव बोल रहे हो? कितने लोगों के समझ में आ गई? सेंटर से दूर जाने को हम प्लस ले रहे हैं। हैंड रेस करो, सेंटर से आगे जाने को पॉजिटिव बोल रहे हैं, हाथ खड़े करो। हाँ अच्छा सुनना, अगर सेंटर से बाहर जाने को प्लस ले रहे हो तो बताओ जी की डायरेक्शन किधर होती है? जी क्या होता है पहले तो बता, जी क्या होता है? मैं बोल दूं 1 kg पर फोर्स। हेलो यस सर। अच्छा, और मैं बोल दूं आप 1 kg को कहीं पे भी रखो, चाहे यहां रखो, चाहे सरफेस पे रखो, चाहे अंदर रखो, मैं बोल दूं 1 kg पे फोर्स सेंटर लगेगा। बोलो बच्चों, तो बोल दूं 1 kg पे फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो मैं बोल दूं आप आउटवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो, आर में आपने बाहर जाने को पॉजिटिव बोला है, सेंटर से आगे जाने को पॉजिटिव बोला है, इसका मतलब मैं बोल दूं इनवर्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। अगर आप आउटवर्ड को प्लस बोल रहे हो तो मैं बोल दूं इनवर्ट नेगेटिव हो गया। यस सर। अब सुनो, इसीलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ नीचे होगा। बोलो, तो बोल दो मोस्ट एप्रोप्रिएट, वेरिएशन ओके। अभी देखो मैं डायरेक्ट नीचे बनाता तो तुम्हारे को समझ ही नहीं आता, वेरिएशन ही समझ नहीं आता, तो बोल दो नीचे बनेगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट इज डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड को प्लस लिया मैंने, बाहर जाने को प्लस लिया है डिस्टेंस में, तो बोल दो बाहर जाने को प्लस लिया तो फोर्स तो अंदर की तरफ लगता है, तो मैं बोल दूं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आर के प्रोपोर्शनल और अंदर की तरफ, और आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाहर होती है। तो बोल दो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज दिस। तो बोल दो अगर आपको ज्यादा सही ग्राफ तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ये, मोस्ट एप्रोप्रिएट बोलो, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज दिस। कितने लोगों के समझ में आ गया? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लो। तो एक तो मैं ये बताना चाहता था। हाँ अच्छा, एक और बात सुनो बच्चों, एक और बात सुनो। तो एक तो सेंटर की तरफ लगता है तो डायरेक्शन इनवर्ड होती है, इसलिए नेगेटिव लिया मैंने, क्योंकि आप आउटवर्ड जा रहे हो। डिस्टेंस अगर आउटवर्ड लेते हो उसको प्लस में लिखते हो तो इनवर्ड लगता है जी, तो इनवर्ड लगता है तो नेगेटिव आएगा आंसर। ओके अच्छा, दूसरी बात देखो, दूसरी बात देख, मैं बोलूं ये फोर्स ही है, ये 1 किलो पर फोर्स होता है। बेटा जी क्या होता है? 1 kg पर फोर्स। बोल दो 1 kg पर फोर्स। अच्छा
अब सुनना, मैं बोलूं सेंटर से, ये डिस्टेंस है, सेंटर से दूरी है, क्या है, केंद्र से, ओ से डिस्टेंस, ओ से, ये डिस्टेंस ओ से, यहां से। अच्छा अगर एक बात बता बच्चों, मैंने अर्थ के अंदर एक टनल खोद दी, एक टनल, यही समझा देता, एक टनल खोद दी बेटा अर्थ के अंदर, है ना, और एक मास को यहां रख के छोड़ दिया, यहां कहीं पर भी बीच में, अर्थ के अंदर कहीं पर भी रख के छोड़ दिया एम नोट को, बताओ क्या होगा? टनल के अंदर कहीं पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टनल के अंदर कहीं भी रख के छोड़ दिया, बताओ क्या होगा? वो ऑसिलेट करेगा। सुनो, क्या मैं बोल दूं, क्या मैं बोल दूं, उसको सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि याद है अंदर जी सेंटर की तरफ होता है, सारा अंदर वाली अर्थ अंदर की तरफ, पीछे की बोलो, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और वो धड़ 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 यहां तक आते तेज होगा, और वो सेंटर पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, उस मास की सेंटर पर मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी बच्चों, बोलो, क्योंकि लगातार अंदर की तरफ फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, बोलो। सेंटर पे 0 होता है। हाँ सेंटर पे फोर्स 0 होता है, रुकेगा थोड़ी बेटा, तेरे को अभी तक कोई पकड़ के खींच के एक्सेलरेट करके लाया था, तो इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी तो रुकेगी थोड़ी, बोलो। तो बोल दो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये सेंटर से भी पीछे निकल जाएगा, और मैं बोल दूं जैसे ही पीछे निकलेगा फोर्स वापस टुवर्ड सेंटर लगेगा, तो धीरे होते तो यहाँ रुकेगा। तो बोल दूं जितना दूर छोड़ा है सेंटर से, जैसे मैंने r/4 दूर छोड़ा है, अगर आपने r/4 दूर छोड़ा है सेंटर से, तो बोल दो r/2 ही पीछे, r/4 ही पीछे जाएगा, क्योंकि जिस फैशन में एक्सेलरेट हुआ उसी फैशन में रिटार्डेशन होकर रुकेगा। तो बोल दो सेंटर से यहाँ तक तेज होगा, फिर धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, फिर धीरे, तेज, धीरे, तेज, धीरे, तेज, धीरे, बोलो। तो बोल दो टू एंड फ्रो मोशन करेगा सेंटर के अबाउट, बोलो बच्चों। तो क्या मैं बोलूं जिंदगी भर सेंटर के अबाउट घूमता रहेगा, तो ऑसिलेशन हो गया मोशन, कैसा हो गया बच्चों? ऑसिलेशन, दोलन, ऑसिलेशन, दोलन, बोलो। यस सर। क्या आप एसएचएम बोल सकते हो इस मोशन को? एसएचएम, क्या आप इस मोशन को एसएचएम बोल सकते हो क्या? बताओ कैसे चेक करते हैं, एसएचएम चेक कैसे करते हैं? हाउ कैन यू से इट इज एसएचएम और नॉट, या इज इट एसएचएम और नॉट, बोलो। आप कैसे बता सकते हो एसएचएम है, यानी कैसे चेक करते हैं? तो वो तो फोर्स देखते हैं, क्या वो एक्स के प्रोपोर्शनल है क्या, सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है क्या, और आपको जान के आश्चर्य होगी कि इस पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ देखो ये लिख रहा हूं मैं फोर्स, मैं बोल दूं यहाँ पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, ये पुराना सा बता रहा हूं, तो बोल दूं बच्चों यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इधर देखो, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, मैं बोल दूं फोर्स 8s पॉइंट, 8s, फोर्स 8s पॉइंट, तो बोल दूं बच्चों mg, m इंटू g8s, और g8s आप देखोगे तो याद है gm अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r इंटू m, अरे बोलो ये g की वैल्यू रखी बच्चों, g8s ही होगा, gm अपॉन r क्यूब इंटू r, तो बोल दूं आ जाएगा gm अपॉन r क्यूब अलग कर लो इंटू r, मैं बोल दूं सेंटर किससे डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, देखो x के प्रोपोर्शनल है, देखो सेंटर से डिस्टेंस, तो बोल दूं r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, तो और सेंटर मीन पोजीशन है, सेंटर पे नेट फोर्स 0 होता है, तो मैं बोल दूं सेंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है बच्चों, इस पूरी अर्थ की मीन पोजीशन, या जब वो पोजीशन कौन सी जहां पे नेट फोर्स 0 होता, तो सेंटर, आप सेंटर पे खड़े हो जाओ, आप पे नेट फोर्स 0 होता है, तो क्या मैं बोल दूं अगर इस डिस्टेंस को r की जगह x लिख दूं तो मैं और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, मैं बोल दूं सेंटर से डिस्टेंस x के प्रोपोर्शनल है, तो बोल दूं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, तो बोल दूं यस मोशन इज एसएचएम, यस मोशन इज एसएचएम, बोलो बच्चों, प्रूव हो गया क्या मोशन एसएचएम है? हेलो, बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर f प्रोपोर्शनल टू x नहीं माइनस x चाहिए होता है, आपने तो x के प्रोपोर्शनल प्रूव करा, एसएचएम प्रूव करना तो माइनस x चाहिए। अरे बच्चों माइनस तो साइन को शो करता है, पता है एसएचएम में माइनस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने आगे डिस्प्लेस करा है तो फोर्स पीछे लगना चाहिए, और पीछे करा है तो आगे, इक्विलिब्रियम से। हाँ तो देखो ना, मैं इक्विलिब्रियम से मास को आगे ले गया तो फोर्स पीछे ही तो लगेगा, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का आगे है, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आगे और फोर्स पीछे, तो मैं खुद भी यही लिखूंगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस लगाऊंगा, बोलो बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से आगे और फोर्स पीछे लग रहा है, तो यस फोर्स इज नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू x, हाँ x के माइनस के प्रोपोर्शनल है, आप आगे भेजोगे तो पीछे, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं इस फोर्स को? रीस्टोरिंग, आगे ले जाने पर पीछे और पीछे ले जाने पर आगे, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, ओके। यस सर। यानी कि एसएचएम के लिए जरूरी है कि जो सेंटर पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो स्टेबल हो,
सर स्टेबल का क्या मतलब है? डिस्टर्ब करने पर वापस पार्टिकल वहीं आए, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करे। हाँ, तो अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी लग रही है वो रीस्टोरिंग है। आप कहीं पे भी डिस्प्लेस करोगे तो वापस सेंटर पे आएगा। ओके, हेलो हेलो, हाँ, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो एक ग्राफ बनाओ बच्चों, ग्राफ बनाओ, ये एसएचएम अलग से लगा रहा हूं। यस, मोशन इज एसएचएम एंड इट्स टाइम पीरियड, या लिख दो। और ये एसएचएम तो होता है, ध्यान रखना। तो अर्थ के अंदर टनल बना दूं, मोशन ऐसे इन टनल, इनसाइड टनल करो, इनसाइड टनल, अर्थ के अंदर टनल बना दोगे ना बच्चों, तो उसके अंदर मोशन एसएचएम होता है, इनसाइड टनल। ध्यान रखना, इनसाइड टनल लिखना, टनल के अंदर, क्योंकि कई बच्चे बाहर छोड़ देते हैं पार्टिकल को, यहां छोड़ के अंदर बोलते हैं बताओ सर एक टनल खोद दी है, इधर सुनो, एक टनल खोद दी और पार्टिकल को यहां छोड़ा, बताओ सर एसएचएम है या नहीं है? तुम बताओ चलो एसएचएम है या नहीं है? टनल के बाहर छोड़ दिया, अब बताओ नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर फोर्स, याद है बाहर जो फोर्स लगता है फोर्स, वो तो Gm/r² इंटू स्मॉल m होगा। बोलो क्या ये x के प्रोपोर्शनल है? क्या सवाल ही पैदा नहीं होता, बड़ा अजीब सा फोर्स है। तो ये तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। मैं बोल दूं ये एसएचएम की कंडीशन नहीं है। Yes. अगर आप पार्टिकल को टनल के अंदर छोड़ोगे तो एसएचएम है, टनल के बाहर छोड़ोगे तो एसएचएम नहीं है। क्या मैं बोल दूं टनल के बाहर छोड़ेंगे तो ऑसिलेशन तो है? देखो चेक करो, ऑसिलेशन है क्या? टू एंड फ्रो मोशन हो गया क्या सेंटर के अबाउट? दोलन है क्या? एसएचएम तो नहीं है। बोलो है ऑसिलेशन? क्या दोलन है क्या टनल के बाहर छोड़ने पर? हाँ है। सर क्यों? इधर देखो, इधर देखो, टनल के बाहर छोड़ा मैंने। बच्चों इधर ध्यान दो, बच्चों यही समझना पड़ेगा सर। इधर देख, टनल के बाहर छोड़ा मैंने। क्या मैं बोलता हूं टनल के बाहर छोड़ोगे तो भी सेंटर की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा? बोलो बच्चों, आप यहां छोड़ोगे तो भी सेंटर की तरफ खींचा जाएगा इसको। मैं बोलूं यहां से यहां तक लगातार तेज हुआ, फिर भी अंदर ही फोर्स लगा और तेज हुआ। मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक पहले अलग स्टाइल से तेज हुआ, फिर अलग से हुआ। मैं बोलूं लगातार एक्सेलरेट हो रहा है। अरे बोलो लगातार त्वरित हो रहा है। यहाँ पे r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स है, जितना करीब आएगा फोर्स बढ़ता जाएगा और तेज एक्सेलरेट होगा। मैं बोलूं अंदर भी एक्सेलरेट होगा। मैं बोलूं जैसा यहाँ तेज हुआ वैसा यहाँ से यहाँ वापस धीरे होगा और यहाँ से यहाँ वापस धीरे होगा। मैं बोलूं जितना बाहर छोड़ा है h पे उतना ही h तक बाहर इधर निकल जाएगा, और मैं बोलूं फिर वापस यहाँ रुक के वापस अंदर आएगा। बोलो तो मैं बोलूं टू एंड फ्रो, यहाँ से यहाँ तक तेज, सेंटर तक, फिर सेंटर से बाहर तक वापस वैसे ही धीरे, सेम फैशन में धीरे होगा जिस फैशन में तेज हुआ है। बोलो डिट्टो सेम फैशन में डीएसेलरेट होगा। बोल मेरे बच्चे, कितने लोगों के समझ में आए? ईमानदारी से हाथ खड़े करो कि वास्तव में अंदर तेज होगा फिर धीरे होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा। हाथ खड़े करो। पूरी टनल में टू एंड फ्रो मोशन होगा, लेकिन टनल से बाहर छोड़ने पर ऑसिलेशन होगा, एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि बाहर छोड़ने पर फोर्स r के प्रोपोर्शनल नहीं, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं उसको एसएचएम नहीं बोल सकता। एसएचएम के लिए तो r के प्रोपोर्शनल होना चाहिए -r के। ओके, हेलो, बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो आ जाओ, इधर रुक जा। हाँ, तो मैं बोल दूं एक बार इसको अलग से लिखा देता हूँ। हाँ इधर देख, ये जो सारा है ना, अब तेरे को इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यही लिखोगे आप। टनल दो अर्थ बना दी। अगर आप डायमेट्रिकली अपोजिट टनल में छोड़ो एक केस, इनसाइड टनल छोड़ो, और एक अगर आप टनल यूं भी बनाओ, यहाँ पे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बनाओ टनल, ये तो बोल दो चाहे यहां छोड़ो, टनल के अंदर छोड़ो तो एसएचएम है। टनल चाहे कोड के लॉन्ग हो चाहे डायमीटर का लॉन्ग हो, चाहे जीवा पे बनाओ चाहे व्यास पे बनाओ, हमेशा एसएचएम है। ओके, इनसाइड टनल एसएचएम है, एसएचएम। और उसका टाइम पीरियड होता है बेटा 84.6 मिनट। कहीं पे भी छोड़ो 84.6 मिनट, 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लगभग 1.5 घंटा लगता है राउंड कंप्लीट करने में। वो सारी कैलकुलेशन एसएचएम में सीखेंगे अपन। अभी तो मैं आइडिया दे रहा हूं, ये सब जब एसएचएम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। क्या मैं बोल दूं, अगर आप सेंटर से कहीं पे भी यहां छोड़ो चाहे यहां छोड़ो चाहे यहां, टनल के अंदर डायमीटर तक कहीं भी चले जाओ, तो मैं बोल दूं एसएचएम करेगा। और एसएचएम का टाइम पीरियड फिक्स होगा 84.6 मिनट। याद है एसएचएम इस बात पर डिपेंड नहीं करता कितना दूर खींचा, एसएचएम का टाइम पीरियड फिक्स रहता है 84.6 मिनट। तो अर्थ के अंदर 84.6 मिनट में राउंड कंप्लीट होगा, 1.5 घंटे में राउंड कंप्लीट होगा। ओके, हेलो, ओके बच्चों,
Yes, sir. हाँ, टनल के बाहर, टनल के बाहर, सुरंग के बाहर छोड़ोगे, टनल के बाहर, बाहर छोड़ने पर, बाहर रिलीज करने पर मैं बोल दूं एसएचएम नहीं, ऑसिलेशन होता है पर, एसएचएम नहीं, फिर एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं, ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन, दोलन गति होगी। बोलो टू एंड फ्रो मोशन तो होगा। तो मैं बोल दूं बाहर छोड़ने का भी बता दिया। तो इनसाइड टनल ऐसा होगा और बाहर छोड़ा यहाँ ये मास को यहाँ छोड़ा, ये बाहर पी पॉइंट पे और इसको एस बोल रहा हूं, तो अंदर छोड़िए। मैं बोल दूं बाहर छोड़ने पर, बाहर रिलीज, बाहर मतलब एस पर, सॉरी पी पर, पी पॉइंट पर रिलीज करोगे। तो अपने डायग्राम में पी पॉइंट से बताया बाहर वाले पॉइंट को, और मैं बोल दूं टनल के अंदर, तो मैं बोल दूं इनसाइड टनल मतलब एस पॉइंट पर, एस पर, टनल के अंदर एस से बताया और बाहर वाले पॉइंट को पी से बताया। तो बोल दूं इनसाइड टनल का मतलब आप एस पे छोड़ो और आउटसाइड टनल मतलब पी पे छोड़ो। ओके चलो हटा दो इसको। तो थोड़ा सा मैंने क्या करा बेटा, एसएचएम से कोरिलेट कर दिया, बाकी अपन एक्चुअल में जी स्मॉल जी पढ़ रहे हैं, पर बात ठीक है, बात आई तो मैंने पूरी बता दी। चलो हटा दो बच्चों। हेलो, हाँ अब बच्चों इधर देखो, ये तो हो गया बच्चों जी का वेरिएशन सॉलिड अर्थ, हमारी अर्थ के लिए। अगर अर्थ होलो होती, होलो शेल फॉर होलो स्फीयर, फॉर होलो मास, सेकेंड फॉर होलो मास, खोखला कोश, खोखला कोश, होलो मास। सुनना, आपको पता है अगर अर्थ होलो होती, बिल्कुल खोखली होती अंदर से, अंदर कुछ नहीं भरा होता, सारा बस जैसे फुटबॉल नहीं होती क्या बच्चों, अंदर से खाली, तरबूज तो अंदर से भरा होता है, फुटबॉल अंदर से खाली होती, बोलो टेनिस बॉल अंदर से खाली होती है। तो एम मास आर्टिस्ट की अगर कोई होलो बॉल होती, बोल मेरे बच्चे, तो पता जी कैसे वेरी करता, बताओ कैसे वेरी करता। तो अंदर जी जीरो होता, बच्चों अंदर जी जीरो होता। हेलो, अंदर कोई फोर्स नहीं लगता क्योंकि सब तरफ से फोर्स अट्रैक्ट बराबर लग के कट जाते हैं। तो बोल दो अंदर जी जीरो। अब ये बेटा यहां नहीं प्रूव कर सकते अपन, यहां तो याद कर लो, इलेक्ट्रॉन में याद है प्रूव करते हैं, अंदर ही जीरो याद आएगा इलेक्ट्रॉन में। हेलो, याद है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद है अंदर यूनिट चार्ज पर फोर्स जीरो लगता है होलो स्फीयर के अंदर, याद है यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के अंदर ई जीरो होता है। बस वैसे ही सारा मास अगर सरफेस पे हो, सारा मास सरफेस पे, तो अंदर जी जीरो होता है, ध्यान, अंदर जी जीरो। ओके बच्चों, ये याद रख लो, इलेक्ट्रो में प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रो जब पढ़ेंगे तो प्रूव करेंगे बच्चों। तो जी बराबर आर, आर बराबर आर पर मैक्सिमम होता है, तो बोल दो अंदर जीरो होता है, इनसाइड जीरो, बोलो बच्चों। और सरफेस पे फिर वही मैक्सिमम आ जाता है, कितना, क्योंकि जीएम बाई आर स्क्वायर, और बोल दो बाहर जाने पर कोई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बोलो बच्चों। तो बोल दो अंदर तो फर्क आया, बाहर तो वही है, जी बराबर जी आर स्क्वायर के इनवर्सली, अंदर जी जीरो हो गया, बोलो बच्चों। हेलो बच्चों, ध्यान रखोगे क्या ग्राफ, ये इलेक्ट्रो में और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गॉस लॉ से प्रूव करेंगे अपन अंदर जी जीरो की होता है, अंदर ई जीरो की होता है, बोलो। और जैसे वहां अंदर चार्ज पर फोर्स जीरो होता है, वैसे यहाँ मास पर जीरो, क्योंकि दोनों एक जैसे चैप्टर है, बोलो। अभी आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो मैं बोल दूं अंदर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो गया, अंदर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो गया, फील्ड फ्री स्पेस है, फील्ड फ्री स्पेस, कोई फोर्स नहीं लगेगा अंदर, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। एक चम्मच को अंदर छोड़ दोगे तो चम्मच हवा में लटकी भी रहेगी, बोलो। Yes, sir. ओके चलो, तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से जी का वेरिएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जी कैसे सेंटर से दूर जाने पर अंदर प्रोपोर्शनल, बाहर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर होलो स्फीयर होता है तो जीरो हो जाता है अंदर। ओके, पता है जीरो क्यों होता है, इधर देख, सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन में प्रूव करेंगे अपन वैसे तो, लेकिन आप पता है किसी भी पॉइंट की अंदर की साइड, इनसाइड कोई पॉइंट पी लूंगा तो पता है इनका आपस में कट जाता है फोर्स। देखो थोड़ा अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। तो मैं इस पॉइंट पर जितना इस वाली, इसको एक पोर्शन 1 बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो डार्क पोर्शन कर रहा है इसको पोर्शन 1 बोल रहा हूँ, और इस ब्लू वाले को पोर्शन 2 बोल रहा हूँ, ये ब्लू वाले को।
अरे यहाँ तक को पोर्शन 2 बोल रहा हूँ, ब्लू वाले को। ओके, Yes, sir. ये दिस इज पोर्शन 2 और इधर वाले को 1। तो बोल दो पोर्शन 2 का जी इधर होगा, ए पोर्शन 2 का। सही बात है, इधर वाला सारा मास यहाँ पे 1 किलो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो, बोलो बच्चों, बोलो मेरे बच्चों। मैं बोलूं इधर वाले सारे मास अपनी अपनी तरफ खींचे, नेट फोर्स इधर आएगा। बोलो, अंदाजा लगा पा रहे हो? अंदाजा लगा पा रहे हो? सारा मास अपनी तरफ खींचेगा तो नेट जी इधर आएगा, और मैं बोलूं इधर 1 वाला मास अपनी तरफ खींचेगा तो नेट जी इधर आएगा। बोलो जीवन, तो बोलूं ये कैंसिल हो जाएगा, तभी तो नेट जी 0 हुआ, अदरवाइज नेट जी 0 कैसे होता अंदर? तो बोलूं राइट वाला पोर्शन, ये जो छोटा पोर्शन है अपनी तरफ खींच रहा है और ये बड़ा पोर्शन अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए। सर आप यार खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, ये बड़ा पोर्शन है और वो छोटा है, तो छोटे का तो कम आना चाहिए था। बात तो सही है तुम्हारी। ये छोटा पोर्शन है, देखो 1 इज स्मॉलर पोर्शन और 2 इज लार्ज, तो 2 का ज्यादा आना चाहिए था जी। सर आपने कैंसिल कैसे कर दिया? और नेट जी अंदर 0 कैसे हो गया? कोई बताएगा अंदर कैंसिल कैसे हो जाता? होता तो कैंसिल है, अब बताओ वो कम है फिर उसका जी ज्यादा, मतलब इक्वल क्या होके कैंसिल कैसे हो गया? क्या कारण है? हाँ, डिस्टेंस अलग अलग है। मेरे बच्चों, क्या मैं बोल दूं इसका प्रभाव कम मास है, यहाँ पर मास कम है, लेकिन मैं बोल दूं ये खींचेगा तगड़ा। क्यों? क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस कम है, और यार जितनी डिस्टेंस कम होती है उतना फोर्स तगड़ा लगता है। तो मैं बोल कम मास तगड़े फोर्स लगाएगा, ज्यादा मास हल्के फोर्स लगाएगा, और हल्का ज्यादा मिलके और कम ज्यादा वाला कम मिलके दोनों इक्वल हो गए एक्जेक्टली, और कट गए, तभी तो जी 0 हुआ अंदर। तो मैं बोल G1 बराबर G2, G1 और G2 इक्वल होंगे, बिल्कुल एक्जेक्टली इक्वल होंगे वैल्यू में। डायरेक्शन उल्टी होगी, वैल्यू सेम होगी। समझ गए? तो कभी गलतफहमी मत पालना कि राइट साइड में कम मास है, लेफ्ट में ज्यादा है। कोई बात नहीं, कम ज्यादा दोनों कट गए। क्यों? क्योंकि कम वाला पास में है तो वो उसका इफेक्ट बढ़ गया, ज्यादा वाला दूर है तो थोड़ा इफेक्ट घट के इक्वल हो गया। खत्म। Yes, sir. तो मैंने ये सारी बातें बता दी। अंदर जी 0 होता है, 2 पोर्शन कर दूं, स्फीयर को 2 पार्ट में काट दूं तो दोनों का इक्वल और अपोजिट होके कट जाता है। बाहर वही वेरिएशन होता है, ग्राफ नीचे बनते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर से बाहर वाली डिस्टेंस को प्लस लेते हो तो जी तो हमेशा, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है तो हमेशा इन्वर्ट लगती है। बोलो, तो बोल दो डायरेक्शन ये इन्वर्ट, और आर को बाहर लिया आपने, आर मार लिया, ये तो उल्टी डायरेक्शन नीचे चलता है ग्राफ, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नीचे। फिर भी अगर एग्जाम में चारों ऑप्शन ऊपर दे तो वहां पे नेता मत बनना, टिक करके आ जाना। ओके, वैल्यू देख के। हेलो, चलो, तो सर जी का वेरिएशन समझ में आ गया। अब याद है कल अपन ने अर्थ की शेप वगैरह सब देख लिया। बताओ 1 किलो शुगर मैं इक्वेटर से पोल पे ले जाऊं, 1 किलो शुगर को विषुवत रेखा से ध्रुवों इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाऊं, तो बताओ शुगर बढ़ेगी घटेगी? उसका मास बढ़ेगा या घटेगा? सेम रहेगा। शुगर का वेट बढ़ेगा। ओके, चलो एक दिमाग लगा के बताओ, सुनो, दिमाग लगा के बताओ। तुम्हारे को मम्मी ने बोला ले बेटा बाजार से 1 किलो शुगर लेके आ जा। एक्चुअल में मम्मी 1 किलो शुगर जो बोलती है ना बेटा, उसका मतलब होता है 10 न्यूटन। मतलब याद है, अगर जी को 10 ले लूं तो याद है वो 10 न्यूटन वेट मशीन पे तोलते हैं, और फिर वो समझ जाते हैं यार ये केजी में 1 केजी है। तो सारी चीजें क्या होता है यार, सुनो इधर देख, जैसे स्प्रिंग का K100 है, तो जब स्प्रिंग बैलेंस बनती है, याद है स्प्रिंग से भी तो नापते हैं अपन सब्जी वगैरह, तो इस हुक पर अगर मैं इस पर हुक पर अगर अपन 1 किलो लटकाएंगे तो मास 1 किलो का, वेट तो बेटा वेट mg, जी की वैल्यू मान ले 10 है। अर्थ की पर मैक्सिमम जी की वैल्यू मान लो 10 है, मान लो पोल पर 10 है जी की वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे mg बराबर 10 लगेगा। तो पोल पर जो वेट मशीन में mg बराबर 10 और mg बराबर 10 बराबर kx कर दो, नीचे mg लग रहा है ऊपर kx लगेगा, तो मतलब kx बराबर 10, तो मतलब x बराबर आ जाएगा बच्चों 10/100 मीटर या इंटू 100 करके 10 सेंटीमीटर। तो समझ लो बच्चों, जब वेट 10 होगा, वेट 10 होगा तो स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खींचेगी। तो याद है स्प्रिंग बैलेंस में याद है ऐसी दिखती है आपको, याद है स्केल होती है। बोलो, यहाँ पे एक एरो चलता है, याद करो, जब कुछ नहीं लटकाते तो वो 0 पे होता है। किसी ने देखी स्प्रिंग बैलेंस? चलो मैं बता देता हूँ। ऐसा प्लास्टिक की स्केल बनी होती है ऐसी छोटी छोटी, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे रीडिंग चलती है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे वेट लटकाते हो ये एरो नीचे आता है और ये रीडिंग देता है। तो जैसे उनको पता है हमारी स्प्रिंग का केस 100 है, तो तुम जब 1 किलो लटकाओगे तो उनको पता है नीचे mg 10 लगेगा, तो उन्होंने mg 10/100 करके 10 सेंटीमीटर, तो उन्होंने 10 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर दूर पे लिख दिया 1 kg, 20 सेंटीमीटर दूर पे लिख दिया 2 kg,
3 सेंटीमीटर दूर 30 सेंटीमीटर दूर पे लगती है 3 kg। तो उन्होंने जब स्प्रिंग बैलेंस बनाई तो उनको पता था 1 किलो लटकाने पर 10 का फोर्स लगेगा, हमारी स्प्रिंग का केस 100 है तो हमारी स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खींचेगी। तो उन्होंने वहां पे 10 सेंटीमीटर नहीं लिखा, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए था, वहां 1 किलो लिख दिया। क्योंकि बेटा तुम्हें थोड़ी मतलब है कि कैसे काम हो रहा है, वो तुम्हारे को एक्स लिख के के दे के थोड़ी सोल्व करवाएंगे, वो तो वहां लिख देंगे सीधा 1 किलो। अरे यार एक बात बता, वेट मशीन पे खड़े होते हैं, सीधी रीडिंग आ जाती है, हम सोच लेते हैं हमारा वेट इतना है, तुम अंदर फिजिक्स थोड़ी लगाते हो क्या हो रहा है। अरे बोलो। Yes. तो बच्चों वो अपने आप लिख देंगे। जैसे अमीटर था, अमीटर कभी लेबोरेटरी में काम में लिया तो 2 एम्पियर पे काटा के रुकिया तो तुम बोल देते थे सर्किट में करंट 2 एम्पियर है। तुमने अंदर थोड़ी समझा कि 2 एम्पियर पे ऐसा मैग्नेटिक टॉर्क लगा, फलाना हुआ, डिमाका हुआ, ट्विस्टिंग टॉर्क ने मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करके रोक दी नीडल को। अपन कुछ नहीं सोचते, अपने लिए रीडिंग 2 है, ये हिसाब उन्होंने लगाया। जिसने 2 एम्पियर पर किस जगह पर 2 लिखना था वो सोचा, तो मैं तो किस जगह पर 1 लिखना वो उन्होंने सोच लिया। ठीक है, अब एक स्प्रिंग बैलेंस बन गई, तो मैं तो एक स्प्रिंग बैलेंस तो अपने स्प्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से बन चुकी है। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अब बता, तेरी मम्मी ने बोला बेटा मेरे को 1 किलो चीनी लाके दे दे, तो बता तू कहां खरीदेगी, तुझे प्रॉफिटेबल हो, तुझे प्रॉफिट हो, किस जगह खरीदे, पोल पे या इक्वेटर पे? सोच समझ के जवाब देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोल पे खरीदो या इक्वेटर पे खरीदो, बताओ कहां प्रॉफिटेबल होगा तुम्हें कहां ज्यादा फायदा होगा? बोलो। इक्वेटर पे। इक्वेटर पे सर, कैसे इक्वेटर पे? बताता हूं, क्योंकि इक्वेटर पे जी कम है, सुनना ध्यान से। इक्वेटर पे जी कम है तो मैं यहां पे फोर्स कम लगेगा। पोल पे जी ज्यादा है, पोल पे जी ज्यादा है, इक्वेटर पे जी कम है। बोलो। अरे सुन, जब तू पोल पे लटकाएगा चीनी को तो तेरा पोल पर रीडिंग यहीं तक ही पहुंचेगा, मतलब यहां तक पहुंच जाएगा, सॉरी पोल पे, और वो तू इक्वेटर पे यहीं तक पहुंचेगा। पोल पे तेरी रीडिंग यहां तक पहुंच जाएगी, एरो ज्यादा नीचे खींचेगा क्योंकि यहां एमजी ज्यादा लग रहा है, तो बोल तू पोल पर ही आ जाएगा, एरो पोल पर ज्यादा एमजी लगेगा एक, बोलो। और मैं बोल तू इक्वेटर पे एमजी कम लगेगा तो तेरा एरो यहीं आएगा इक्वेटर पे, बोलो। इक्वेटर पे एरो कम खींचेगा क्योंकि इक्वेटर पे फोर्स थोड़ा कम लगता है सेम मास पे। Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, इक्वेटर पर कम फोर्स लगता है पोल के कंपैरिजन में, क्योंकि इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है। चलांगे? बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं आपको इक्वेटर पे चीनी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ कहीं लिख रखा है, यहाँ कहीं लिख रखा है 1 kg, क्योंकि उन्होंने तो एक पर्टिकुलर जगह के हिसाब से लिख रखा है, अगर यहाँ कहीं 1 kg लिख रखा है तो बोल दो जो पोल पे तुलवा रहा है उसके थोड़ी चीनी निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि वेट ज्यादा है, वहां जी ज्यादा है तो मास कम मिलेगा तेरे को। एरो को सेम जगह पहुंचाने पर मैं बोल दूं जी ज्यादा है तो तेरे को मास कम मिलेगा, और मैं बोल दूं जहां जी कम है वहां मास ज्यादा आएगा सेम वेट के लिए। बोलो। अरे 10 न्यूटन पर उन्होंने 1 किलो लिख रखा है, तो मैं बोल दूं 10 न्यूटन इक्वेटर पर कम ज्यादा मास पर लगेगा, क्योंकि इक्वेटर पे जी कम है, तो 10 न्यूटन बनाने के लिए मास ज्यादा चाहिएगा। बोलो, क्योंकि थोड़ा जी कम है। बेटा थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, चलो सोच के आना। तो मैं बोल दूं इक्वेटर पे प्रॉफिटेबल रहेगा क्योंकि हमें मास ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जी कम है। तो मैं बोल जी कम होने से स्प्रिंग बैलेंस में जब तोलोगे तो मास ज्यादा ऑब्टेन होएगा आपको, क्योंकि कम जी को ज्यादा मास से वेट टेन किया जा सकता है। और मैं बोलूं पोल पर जी ज्यादा है तो मास कम पर भी वेट टेन आ जाएगा। बोलो। यस अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बनाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। Yes, sir. चलो, तो सर समझ में आ गई, तो सर ये सब समझ में आ गया। अब याद है एक चीज रह गई थी, वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ अर्थ। याद है अगर अर्थ रोटेट करे तो जी कैसे वेरी करता है? करवा दूं अभी? हेलो बच्चों, अर्थ रोटेट करे तो जी कैसे वेरी करता है, करवा दूं क्या? Yes, sir. इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी। जी पर अर्थ के रोटेशन, घूर्णन का प्रभाव, अर्थ के घूर्णन का प्रभाव। अब सुनो, अर्थ के रोटेट करने से देखो कितना। अभी मैं जब एक पैरामीटर सीख रहा हूं तो दूसरे को नेग्लिजिबल कर देता हूं मैं। अभी मैं अर्थ को चपटी नहीं बनाऊंगा, अभी मैं अर्थ को स्फेरिकली बनाऊंगा। अभी अर्थ को गोलाकार ही बनाऊंगा, अभी ऐसा नहीं बोलूंगा इलिप्स से फलाना है दिमाग है, नहीं तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो वो माना अर्थ ऐसी है, तो वो तो अपनी अर्थ के चारों तरफ अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, सबको पता है।
पता है नहीं पता, अर्थ घूम रही है तभी तो दिन रात हो रहे हैं। हेलो Yes, sir. बेटा, अर्थ अपनी एक्सिस में रोटेट कर रही है तभी तो दिन रात हो रहे हैं। बताओ अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? अर्थ कैसे रोटेट करती है पोलर एक्सिस पे, इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस। ध्रुवीय अक्ष, ध्रुवीय अक्ष, पोलर एक्सिस। बताओ अर्थ कैसे? अच्छा यहाँ नॉर्थ होता है या साउथ? चलो ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, अपन यहां से देखते हैं। बताओ अर्थ रोटेट किस सेंस में करती है, कैसे रोटेट करती है? यूं करूं या यूं करूं? यूं करूं या यूं? बोलो बोलो, डायरेक्शन बोलो। अपन यहां से देख रहे हैं, ध्यान ना, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। आप कहीं से भी देख लो, इधर से देखूंगा तो भी वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट मतलब किधर होता है? बोलो। तो बोल दो ए ईस्ट हो गया इधर, और बोल दो वेस्ट हो गया इधर। बोलो तो बोल दो वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इधर से बाहर आएगी और यूं जाएगी यूं। बोलो बच्चों, तो अर्थ का जो रोटेशन का सेंस होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। बोलो, ये देखिए पहले वाला सही था, पहले वाला सही था। बोलो, समझ गए क्या? तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बोल दो, अभी मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डालूंगा तब ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो बोल दो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। Yes. कई लोग सोचते हैं सर हम पीछे से देखें, तो आप इमेजिन कर लो अपने आप को पीछे, तो भी वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि आप पीछे जाओगे तो नॉर्थ ऊपर होगा। तो उधर से जब देखूंगा मैं पीछे से, तो बोल दो नॉर्थ ऊपर होगा, तो उसमें भी ईस्ट इधर और वेस्ट इधर होगा। तो जो चीज यहां से जा रही है तो उधर से देखोगे तो वेस्ट इधर होगा, तब भी ये वेस्ट और वो ईस्ट बन जाएगा। तुम उधर चले जाओगे तो तुम्हारा राइट हैंड इधर आ जाएगा, तो ये ईस्ट और वो वेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ से जो चीज बाहर आ रही है उधर से होकर यूं आएगी, पीछे से भी यूं आएगी, तो उधर वेस्ट और इधर ईस्ट बन जाएगा जब तुम पीछे से देखोगे। बोलो, तो ईस्ट और वेस्ट तो हमारे देखने पे डिपेंड करता है। आगे से देख रहे तो ईस्ट राइट में और वेस्ट इधर हो जाएगा, और पीछे से देखोगे तो वेस्ट उधर और ईस्ट इधर हो जाएगा। तो अपने आप डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ही आएगी। तो बोलो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। बोलो, बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. अच्छा अब सुन, ये इक्वेटर होती है, ध्यान दे को, इक्वेटर, विषुवत रेखा। बोल मेरे बच्चे, अरे वो पोल होता है, ये पोलर एक्सिस और ये इक्वेटर, पता है या नहीं पता है? Yes, sir. हाँ अब सुनना ध्यान से। मेरे बच्चे, तू यहाँ खड़ा है, मैं बोलता हूँ अर्थ की सेंटर की तरफ सबको खींचा जाएगा, और अर्थ के सेंटर की तरफ अर्थ सबको खींचती है। बोलो हेलो। हाँ मेरे बच्चे, तू यहाँ खड़ा है, बोल फिर मैं फोर्स किधर लगा रही है अर्थ? मैं बोल तो अंदर की तरफ एमजी, अरे अंदर की तरफ एमजी लगा रही है अर्थ। बोलो मेरे बच्चों, ये जी नोट सरफेस वाला जी हो गया, देखो तो अर्थ आपको अंदर की तरफ एम जी नोट सरफेस वाले जी से खींच रही है। हेलो। Yes, sir. अच्छा सुन, क्या तू जो उम्मीद कर रहा है तेरा वेट उतना आएगा उससे कम या ज्यादा? तू जो उम्मीद कर रहा है, कुछ भी उम्मीद कर रहा है, उससे वेट इक्वल आएगा, ज्यादा या कम? तेने अभी तक अर्थ के रोटेशन को ध्यान में नहीं रखा, और बिना ध्यान में रखते हुए तेने सोचा मेरा वेट 100 न्यूटन आएगा। बता क्या 100 न्यूटन आएगा उससे कम या ज्यादा अगर अर्थ रोटेट कर रही है? तो कम आएगा, क्योंकि याद है बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अर्थ अगर ओमेगा से रोटेट कर रही है, याद है अर्थ का ओमेगा मुझे पता है, सर कितना है आपको बताओ? तो मैं बोलूं 2 पाई एंगल 24 घंटे में चलती, तो 2 पाई बाय 24, ओके 2 पाई बाय 24 रेडियन पर आर। बोलो पाई बाई 12 रेडियन पर आर। बोलो हेलो। Yes, sir. अरे अर्थ अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर लेती है, तो 2 पाई बाय 24 लिख दूं रेडियन पर आर, या चाहो तो सेकंड में बदलो तो 2 पाई बाय 24 इंटू 60 रेडियन पर सेकंड, चाहूं जैसे निकाल लूंगा। तो यस अर्थ का ओमेगा पता है, तो अर्थ अगर रोटेट करें तो मैं बोलूं बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभी केंद्रीय बल एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। फिर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, देखो यहाँ पे घूम रहा हो। अरे बोल मेरे बच्चे, ये रेडियस हो गई आपकी। तो मैं बोलूं एक आदमी अर्थ के साथ साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है,
अर्थ के रोटेशन के साथ साथ मैं सर्कल पे घूम रहा हूं तो मेरे बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r4 लगता है। याद है जब आप बचपन में हॉरिजॉन्टल सर्कल में या हॉरिजॉन्टल झूलों में बैठे थे तो याद है घोड़े, हाथी, जीप, मोटरसाइकिल पे बैठे थे तो जैसे जैसे झूला तेज होता था याद है आपका वो जो वर्टिकल रोड होती थी वो तिरछी होती जाती थी और आपको बाहर की तरफ फोड़ लगता था। और जब बहुत तेज होता था तो रोड बहुत ज्यादा तिरछी हो जाती थी, हमें लगता था हम गिर जाएंगे, फिर अपन उस डंडे को पकड़ लेते थे ऊपर वाले को। बोलो यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये दो फोर्ड लग रहे हैं, एक अंदर की तरफ mg नॉट और एक बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r। अंदर की तरफ mg नॉट और बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r। तो मैं बोल दूं मेरे को नेट g m into g इफेक्टिव, तो मैं बोल दूं मैं g इफेक्टिव g नॉट के बराबर फील नहीं करूंगा, g नॉट से कम फील करूंगा क्योंकि मेरी तरफ एक बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r भी फोर्ड लग रहा है। तो मैं बोल दूं मेरा g थोड़ा सा कम फील होगा मुझे, तो दिस इज कॉल्ड g इफेक्टिव। तो मैं बोल m g नॉट से कम, क्यों? क्योंकि एक बाहर m ओमेगा स्क्वायर r फोर्ड भी लग रहा है। मैं बोल दूं m कैंसिल हो गया मेरा मास, तो मैं बोल दूं g इफेक्टिव बराबर ए g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r। क्या मैं बोल दूं अर्थ के रोटेशन का मैक्सिमम इफेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, ये मेरा g है। अच्छा सर आपने ऐसा क्यों बोला मैक्सिमम इफेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है? बताता हूं। एक आदमी को पोल पे खड़ा कर, एक आदमी को पोल पे खड़ा कर, एक आदमी को पोल पे खड़ा कर, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे कहीं पे भी खड़ा कर दे, ये रहा आदमी पोल पे। क्या मैं बोल दूं इस आदमी को अर्थ के रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पे m ओमेगा स्क्वायर r तो इधर की तरफ लगेगा, इस पे m ओमेगा स्क्वायर 4 इधर लगेगा और r तो जीरो ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहीं खड़ा है, ये यहीं पे घूम रहा है, अर्थ के साथ साथ यहीं पे घूमेगा। याद है लट्टू की एक्सिस के पास में कोई पॉइंट होता है लट्टू के बॉटम पे, वो वहीं घूमता है। और याद है लट्टू के मोटे भाग पर जो पॉइंट होता है वो बहुत बड़े सर्कल में घूमता है। तो मैं तो ये यही घूम रहा है और 4 भी इधर की तरफ लगेगा, तो मैं तो mg पूरा नीचे की तरफ लगेगा, तो मैं तो यहाँ g इफेक्टिव g होगा। बोल दो यहाँ पे m g इफेक्टिव इज इक्वल टू mg नॉट, तो बोल दो यहाँ पे mg नॉट ही फोर्ड लगेगा। तो बोल दो पोल पर तो पूरी की पूरी ग्रेविटी खतरनाक mg नॉट लगती है, इक्वेटर पे कम हो जाती है क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स आता है। तो क्या मैं बोल दूं अर्थ के रोटेशन का भी मैक्सिमम असर इक्वेटर पे होता है? मैं असर बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वैल्यू g की मैक्सिमम होती नहीं, मैं बोल दूं इक्वेटर पर असर सबसे ज्यादा दिखता है, अर्थ के घूमने का असर सबसे ज्यादा इक्वेटर पे दिखता है। अब वो क्या असर है? g का कम होना। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लगता है। अरे बोलो, तो बोल दूं ड्यू टू रोटेशन, बच्चों मैं बोल दूं ड्यू टू रोटेशन g की वैल्यू इक्वेटर पर मिनिमम हो जाती है। g इफेक्टिव इक्वेटर पर मिनिमम हो जाता है, g इफेक्टिव मिनिमम हो जाता है इक्वेटर पे। तो मैं बोल दूं शेप की वजह से भी पोल पर g ज्यादा था, इक्वेटर पे कम था, और रोटेशन की वजह से भी पोल पर g ज्यादा और इक्वेटर पे कम है क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स इक्वेटर पे तगड़ा लगता है। बोलो, तो बोल दूं g कम हो जाता है, g इफेक्टिव इक्वेटर पे कम हो जाता है ड्यू टू रोटेशन g इफेक्टिव इक्वेटर पर मिनिमम हो जाता है। मैं बोल दूं मैक्सिमम असर नजर आता है, मैक्सिमम चेंज नजर आता है, मैक्सिमम असर नजर आता है। ये असर बोल रहा हूं, मैक्सिमम असर पड़ता है, तो मैं बोल दूं पड़ता है। अच्छा सुनो, मैक्सिमम असर पड़ता है, तो मैं बोल दूं आपका वेट मिनिमम इक्वेटर पे होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घूमने के कारण आप मिनिमम वेट इक्वेटर पे फील करोगे क्योंकि आप पे बाहर की तरफ मैक्सिमम फोर्स लगेगा क्योंकि आपकी रेडियस मैक्सिमम होगी घूमने की, पोल पर जीरो असर होगा। अब सुन, इसमें क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, खूब क्वेश्चन आते, सुनना ध्यान से। अगर अर्थ अपनी रोटेशनल स्पीड एंगुलर स्पीड बढ़ा ले, अगर अर्थ अपनी एंगुलर स्पीड या घूर्णन वेग को तेज कर दे, तो बताओ आपका इक्वेटर पर वेट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा। अर्थ अपना ओमेगा तेज कर दे तो आपका इक्वेटर पे वेट कम हो जाएगा। हाँ, तो मैं तो एज ओमेगा इंक्रीजेस, मैं बोलूं इक्वेटर पर वेट मैं बोलूं घटेगा, आपका विश्व रेखा पर वेट घटेगा। बोलो, तो अर्थ अगर अपना ओमेगा बढ़ा दे, दिन रात जल्दी होने लगे, वो इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछते हैं, अगर दिन रात जल्दी होने लगे तो इक्वेटर पर आपका वेट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा। बच्चों घट जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूं अगर ओमेगा इंक्रीजेस, मैं बोलूं इक्वेटर पर वेट डिक्रीजेस, चूंकि मैं बोलूं जी इफेक्टिव डिक्रीजेस। कैसे? क्योंकि जी इफेक्टिव बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं बोलूं ये वाली क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ओमेगा बढ़ने से, तो मैं बोलूं जी इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। जी बराबर जी नॉट और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर में मैं बोल दूं ये हो जाएगा। बोलो बच्चों ध्यान से समझ लो, मैं बहुत स्लो हो गया हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं।
और बच्चा बेवकूफ बन के आ जाता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो बेचारा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन चीजों को बारीकी से नहीं पढ़ता है। तो बोल दो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ेगा तो जी इफेक्टिव घटेगा, बोलो। और जी इफेक्टिव घटेगा तो मेरा वेट कम महसूस होगा, बोलो। अच्छा सुन, इधर देख, वो ये भी पूछता है कि अर्थ अपनी ओमेगा बढ़ाते 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 कितनी कर ले, अर्थ अपनी ओमेगा बढ़ाते 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 कितनी कर ले कि आदमी वेटलेस फील करे, आदमी अब वेटलेस फील करे, उसका वेट ही जीरो हो जाए। तो बोलूं वेट जीरो होने के लिए जी इफेक्टिव जीरो हो जाना चाहिए। वेट जीरो होने के लिए जी इफेक्टिव जीरो हो जाना चाहिए। 70 टाइम्स ऑफ ओमेगा। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं ओमेगा बढ़ाएंगे तो इक्वेटर पर वेट घटता जाएगा। सुनो, यदि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं, 2-3 स्टार मार कर ले। यदि अर्थ अपनी ओमेगा 16 गुना प्रेजेंट वैल्यू, 16 गुना प्रेजेंट वैल्यू, अभी जो अर्थ का ओमेगा नोट है, अभी जो अर्थ की ओमेगा है, अभी जो अर्थ के रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी है, उसका 16 गुना, 16 नहीं 17 गुना, सॉरी 17 टाइम्स है ना। कोई बच्चा बोल रहा था 17 टाइम्स ही होता है ना। हेलो, हाँ 17 गुना कर ले। अगर अर्थ अपनी जो अभी की ओमेगा है उसका 17 गुना ओमेगा कर ले, 17 गुना ओमेगा कर ले तो वेट जीरो फील करेंगे, तो जीरो वेट। तो इक्वेटर पर वेटलेस फील करेंगे, वेटलेस फील करेंगे। ध्यान रखना, अगर अर्थ अपनी ओमेगा को 17 गुना बढ़ा ले तो आप वेटलेस फील करोगे, आपका वेट जीरो हो जाएगा इक्वेटर पे। ओके, हेलो, यस सर। साफ नजर आ रहा है ना बच्चों? बाहर वाला फोर्स बढ़ते अर्थ अपने ओमेगा को 17 गुना कर देगी तो बाहर वाला फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो जी नोट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आप वेटलेस फील करोगे। ओके, अच्छा, और अगर 17 गुना कर लेगी अर्थ अपने वेट को, ओमेगा को, तो मैं बोलूं टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो बोलूं जो अभी का टाइम पीरियड उसका डिवाइड बाय 17। और याद है अभी आपका 24 घंटे में राउंड कंप्लीट होता है, तो बोलूं 24 घंटे बटा 17। तो बताओ दिन रात कितने टाइम में होने लगेंगे, या एक दिन पूरा कितने टाइम में कंप्लीट होने लगेगा? लगाओ 17 का डिवाइड, कितना आता है? बोलो कितना आता है? ये लगभग 1.4, लगभग 1.4 1.3। मतलब लगभग 1.4, लगभग 1.4 घंटे में दिन रात होने लगेंगे। मतलब अर्थ अगर अपने स्पीड को बढ़ाते जाए तो आप वेटलेस हो जाओगे, यानी कि आप ग्रेविटी फ्री स्पेस महसूस करने लगोगे। ओके, तो भगवान ने सब सिस्टम सेट कर रखा है। ओके सर, अच्छा सुनो, करो यहाँ पे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे नोट करो। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि जैसे जैसे अर्थ का ओमेगा बढ़ता है इक्वेटर पर वेट कम होता जाता है, और ये रिलेशन होता है इक्वेटर के लिए, इक्वेटर के लिए होता है, ध्यान रखना, इक्वेटर फॉर इक्वेटर, ये इक्वेटर के लिए, इक्वेटर विषुवत रेखा पर ये रिलेशन लगेगा। करो यहाँ तक नोट करो इक्वेटर के लिए, फिर आगे बात करता हूं। बेटा खूब क्वेश्चन आते हैं, यहां से ध्यान रखना। तो इक्वेटर पे आदमी का वेट घटता जाता है अर्थ के ओमेगा बढ़ने के साथ साथ, और एक समय आता है जब वेटलेस हो जाएंगे अपन, कब? जब 17 गुना तेज हो जाएगी अर्थ की ओमेगा। अच्छा बताओ अर्थ की ओमेगा अभी कितनी है? तो निकाल लेंगे 2π/24 करके, 2π/24 इंटू 60 करके। घर पे निकालते रहना बेटा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उस वैल्यू में। ओके, हटा दूं? हेलो, हाँ, ये तो इक्वेटर पे हो गया। सर पोल पर जी का कोई असर नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ये तो सब इक्वेटर पे था, बहुत ध्यान से पढ़ा करो चीजों को बच्चों, रटा मत करो। अब आ जाओ, मैं बोल दूं ओमेगा बढ़ाने पर पोल पर जी इफेक्टिव पर कोई असर नहीं पड़ता, असर नहीं। वो तो जी इफेक्टिव जी नोट ही रहता है, जी नोट। अतः मैं बोलता हूं ओमेगा बढ़ाने पर पोल पर वेट सेम रहता है, वेट सेम। ध्यान रखना, पोल पर आपका वेट सेम रहेगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है कि अर्थ अगर अपनी ओमेगा बढ़ाते तो पोल पर आपका वेट विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है पोल पर अर्थ के रोटेशन का कोई असर नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। बोल दो वेट सेम, लिख दो नो इफेक्ट। ध्यान रखना, पोल एक ऐसी जगह जहां पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता।
पोल एक ऐसी जगह जहां पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता। ओके, Yes, sir. करो, नोट करो। सर शानदार चीज थी, ये तो बहुत शानदार चीज है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। अब आ जाओ, जल्दी करो। अब ना पोल ना इक्वेटर, कहीं इन बिटवीन चला जाऊं तो क्या होगा? उसको बोलते हैं लेटीट्यूड। ना पोल ना इक्वेटर, इन बिटवीन कहीं चला जाऊं, लेटीट्यूड, अक्षांश, एक अक्षांश कोण पर चला जाऊं, लेटीट्यूड पर। तो यहाँ तेरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है लेटीट्यूड पे, शानदार। जिस बच्चे को लेटीट्यूड का मीनिंग नहीं पता उसे बर्बाद हो गए। बताता हूं क्या क्वेश्चन है, नोट करो यहां तक। हटा दो बच्चों इसको। हेलो, Yes, sir. हाँ अभी तो देखो, तो ये हटा रहा हूं बच्चों। तो मेरे हिसाब से यहां तक सबने लिख लिया। अब इधर देख, लेटीट्यूड पर। अब सुनना, लेटीट्यूड क्या होता था? एक आदमी देखो, इक्वेटर से लैम्डा एंगल पर, दिस इज कॉल्ड लेटीट्यूड। ये अक्षांश कोण बोलते हैं इसको हिंदी में। व्हाट अबाउट दिस पर्सन? जो आदमी यहां खड़ा उसका क्या होगा बोलो? जो आदमी यहां खड़ा बताओ उसका क्या होगा? लैम्डा एंगल पे, इक्वेटर से लैम्डा एंगल पे, इक्वेटर से लैम्डा एंगल पे, बताओ इक्वेटर से लैम्डा एंगल पे, बताओ उसका क्या होगा? तो बताओ उस पे जी इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा? वही रहेगा। इस पे जी इफेक्टिव बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? वही रहना चाहिए। पहले तो बताओ अर्थ की तरफ खींच रही है इसको, तो बोल दो अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। देखो इसको अर्थ एमजी से यहां खींचेगी, बोलो हेलो। मैं बोल दो अर्थ इसको एमजी नोड से अंदर की तरफ खींचेगी, यहां पे बोल मेरे बच्चे। तो बोल दो अर्थ एमजी नोड से अंदर की तरफ खींचेगी, इधर बोलो। Yes, sir. अच्छा, और मैं बोल दूं इसमें ये रोटेट क्या करेगा? तो बोल दूं अर्थ के साथ साथ इस वाले एक्सिस में, इस वाले सर्कल में रोटेट करेगा। देखो वो तो यूं घूमेगा, बोल मेरे बच्चे। तो वो तो ये यूं सर्कल में घूमेगा, और मैं बोल दूं ये यूं सर्कल में घूमेगा, ये यूं सर्कल में घूमेगा, और एमजी नोड अंदर लग रहा है, अर्थ इसको खींच रही है एमजी नोड से। लेकिन मैं बोल दूं इसमें बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, बताओ किधर लगेगा? यूं लगेगा या यूं लगेगा? यूं लगेगा या यूं लगेगा? यूं लगेगा। कितना? एम ओमेगा स्क्वायर। बताओ आर कितना लिखो यहाँ? एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या होती है? रेडियस की सर्कल, सर्कल की रेडियस होगी। तो मैं तो आर होती है सर्कल, जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी रेडियस, और मैं बोलूं यहाँ पर सर्कल की रेडियस ये है, बोलो बच्चों। तो बोलूं यहाँ पर सर्कल की रेडियस ये वाला आर नहीं है, ये वाला आर नहीं है, तो कौन सा आर है सर? बता दो ये वाला। तो बोलूं सर्कल की रेडियस ये, बोलो बच्चों। तो ये वाला आदमी जिस सर्कल में घूम रहा है वो ये रहा, और ये रेडियस। तो बोल दो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो ये। और बोल दो इस वाले फोर्स का ये कंपोनेंट होगा, कितना होगा बोलो? तो बोल दो ये हो जाएगा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। इस वाले फोर्स का ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो बोल दूं अर्थ के सेंटर की तरफ एमजी नोट लग रहा है, बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा लग रहा है, क्योंकि रोटेशन की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगता है। रोटेशन की वजह से सर्कल की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो बोल दूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आ गया। तो बोलो एमजी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 8 लेटीट्यूड 8 लेटीट्यूड 8 लेटीट्यूड 8 लेटीट्यूड लैम्डा, बोलो कितना हो जाएगा? मैं बोल दूं mg इफेक्टिव इज इक्वल टू बच्चों mg नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos लैम्डा। ये r रेडियस की सर्कल है, सर्कल की रेडियस है, सॉरी r सर्कल की रेडियस है, अर्थ की नहीं, क्योंकि अर्थ की रेडियस और सर्कल की रेडियस अलग अलग हो गई है। यहाँ पे इक्वेटर पे दोनों सेम थी। इक्वेटर पे आपका सर्कल अर्थ की रेडियस के बराबर ही था। देखो इक्वेटर पे दोनों वैल्यू सेम थी, आपकी सर्कल की रेडियस और अर्थ की रेडियस सेम थी, क्योंकि आप पूरे अर्थ के उस सर्कल पे घूम रहे थे। ठीक है, अब बोलो यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो बोलो यहाँ से g इफेक्टिव बराबर बच्चों आ गया g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस लैम्डा। अब बताओ बच्चों r की वैल्यू क्या रखूं, क्योंकि मुझे r कोई नहीं देगा, मुझे कोई ये नहीं बताएगा, मुझे तो लेटीट्यूड लैम्डा बता देंगे। तो बोलो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में लिख रहा है, तो यहाँ से मैं रिलेशन निकाल दूं, ट्रायंगल बना। मैं बोलता हूँ आपके सर्कल की रेडियस ये और अर्थ की रेडियस ये r, और याद है ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। देखो ये एंगल भी लैम्डा था, बोलूं ये लैम्डा हो जाएगा, और ये लैम्डा हो गया। तो बच्चों बोलो रिलेशन क्या आ जाएगा? तो बोलूं स्मॉल r बराबर r कोस लैम्डा, ये यहां रख दो। तो बोलूं g इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चों? g इफेक्टिव बराबर g नॉट माइनस r कोस लैम्डा लिख रहा हूं, तो ओमेगा स्क्वायर r
कोस स्क्वायर लैम्डा। ये होता है एग्जैक्ट रिलेशन। किसी भी लेटीट्यूड पर जी की वैल्यू ये होती है, किसी भी लैम्डा कोण पर, हॉरिजॉन्टल से लैम्डा कोण पर जी की वैल्यू ये होती है। दिस इज द जी। अब रखो यहाँ पे लैम्डा 0 रखो, अब यहां से रखो लैम्डा 0। बोलो लैम्डा 0 में कहां जाओगे आप? और लैम्डा 90 रखो। जब लेटीट्यूड 0 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा तो बताओ कहां पहुंच जाओगे? 0 डिग्री मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 डिग्री? 0 डिग्री में कहां जाओगे बच्चों? इक्वेटर पे। मैं बोल दूं 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, तो मैं बोल दूं जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा चाहिए। देखो 0 आ रहा है, देखो मैं बोल दूं देखो जी इफेक्टिव कितना आ रहा है, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया मैक्सिमम असर। देखो मिनिमम जी की वैल्यू है, दिस इज मिनिमम, जी इफेक्टिव मिनिमम आया है। हाँ अच्छा लैम्डा 90 रखो, कहां पहुंच गए? बोलो लैम्डा 90 का मतलब पोल पर पहुंच गए, तो देखना पोल पर ये 0 बन जाएगा। हाँ देखो जी इफेक्टिव जी आ रहा है। हाँ पोल पर कोई असर नहीं होता, तो बोल दो पोल पर जी इफेक्टिव जी नॉट ही रहता है, रोटेशन की वजह से कोई असर नहीं होता है, और इक्वेटर पर मिनिमम हो जाता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर। खत्म। बोलो हेलो, खत्म। Yes, sir. हाँ अब एक क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो लिख रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिख रहा हूं, फटाफट इसकी फोटो क्लिक कर लो, फोटो क्लिक करो, फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। हटा दो इसको। Yes, sir. हाँ अभी तो देख, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ दे रहा हूं। हाँ 30 डिग्री पर जी पूछा, बोलो कितना लिखोगे? ए जी नॉट, बी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, सी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई 4, डी जी नॉट माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर आर बाई 4। बोलो जल्दी बोलो। बोलो तो दिस कैसे आया? बोलो 30 डिग्री पे जी की वैल्यू, मैं बोलता हूँ जी नॉट माइनस 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर। सर कैसे आया बताता हूँ। मैं बोलता हूँ 30 डिग्री में जी कितना होगा, मैं बोलता हूँ जी एट 30 डिग्री बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 30, और यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, का स्क्वायर करना है, तो मैं बोलता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, मैं बोलता हूँ आ गया जी नॉट माइनस 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो बच्चों खत्म। Yes, sir. बोल बेटा हेलो। Yes, sir. हाँ अब आ जाओ, अब आ जाओ फटाफट, हटा दो इसको। Yes, sir. हाँ अब देखो अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमते हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड, उनके कक्षीय वेग और टाइम पीरियड का डेरिवेशन कर रहा हूं। फटाफट देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूं उनको, थोड़ा सा फास्ट हटा दो तो सब समझ में आ गया। तो बताओ बच्चों रोटेशन का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ता है? अर्थ के रोटेशन का सबसे ज्यादा जी पर असर कहां पड़ता है? जल्दी बोलो फास्ट। Equator. इक्वेटर पे। क्या मैं बोल दूं इक्वेटर पे हमारा वेट मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ? हमारा वेट मैक्सिमम आता है मिनिमम? Minimum. मिनिमम। अच्छा रोटेशन की वजह से मैक्सिमम का आता है हमारा वेट, रोटेशन का असर मिनिमम का होता है हमारे ऊपर। हेलो पोल पर। अच्छा अर्थ अपनी एंगुलर स्पीड को 17 गुना करते हैं, तो इक्वेटर पे हमारा वेट कितना हो जाएगा? 0। अब देखो बच्चा ये पढ़ के जाता है 17 गुना, एग्जाम में पूछ लेते हैं अगर अर्थ अपनी एंगुलर स्पीड को 17 गुना करते हैं तो पोल पर वेट, बच्चा जल्दी जल्दी 0 टिक कर जाता है। गलत है, पोल पर वेट वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि पोल पर नो इफेक्ट। याद आया? Yes, sir. तो बेटा वो आपको आपके नॉलेज में ही उलझा देते हैं, वो आपको आपके नॉलेज में, तो कीन नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना नहीं कीन नॉलेज, बहुत पिन पॉइंटेड नॉलेज होना चाहिए आपको कि वास्तव में पोल पर पूछेंगे वो तो इक्वेटर पे असर पड़ता है पर बातें पोल की करेंगे वो। ओके Yes, sir. अब सुन एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 ऑप्शन बोल रहा हूं, बताना कौन सा सही है। हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, ए ऑप्शन। No, sir. नहीं, डेप्थ पर जाने पर, बी ऑप्शन, डेप्थ पर जाने पर जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। नो सर। कई बच्चे सोचते हैं हाँ आर कम हो रहा है जी बढ़ेगा, नहीं, अंदर मास भी तो कम होता है, तो नो सर। अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है।
अच्छा अगला देखो, एल्टीट्यूड पर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। एल्टीट्यूड पर, Yes, sir. एल्टीट्यूड सुनना ध्यान से सुनो, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जी की वैल्यू घटती है। यस सर। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? सरफेस से हाइट। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? हेलो, सरफेस से हाइट। अब सुनना बच्चों, लेटीट्यूड बढ़ने के साथ जी की वैल्यू बढ़ती है। लेटीट्यूड बढ़ने के साथ जी की वैल्यू बढ़ती है। No, sir. No, sir. यस सर, यस सर। अब देखो एग्जाम में ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। यस, लेटीट्यूड बढ़ने के साथ जी की वैल्यू बढ़ती है। अब देखो बच्चा क्या होता है, एग्जाम में कई बार लेटीट्यूड को एल्टीट्यूड ही समझ लेता है। नहीं, क्योंकि उसको लेटीट्यूड का नॉलेज ही नहीं होता। लेटीट्यूड होता है बता इक्वेटर से एंगल, समझ गए? तो याद है जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ेगा, क्या मैं बोल दूं, लेमडा बढ़ेगा तो कोस लेमडा घटेगा, और कोस लेमडा घटेगा तो याद है जी की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोस लेमडा, जैसे जैसे लेमडा बढ़ेगा कोस लेमडा की वैल्यू घटेगी। और याद है 90 डिग्री पर कोस लेमडा 0 हो जाता है, तो याद है पोल पर मैक्सिमम जी आता है। याद है? इधर देख, इधर देख बेटा, जी एट एनी लेटीट्यूड बराबर जी नोट माइनस कोस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। तो मैं बोलूं जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ेगा कोस लेमडा घटेगा, और ये वाली चीज जैसे जैसे घटेगी मैं बोलूं जी बढ़ेगा। सही बात है। और ये घट के जब 0 हो जाएगी बिल्कुल ही, तो जी मैक्सिमम आ जाता है पोल पर। याद आ गया? पोल पर जी मैक्सिमम आ जाता है। बोलो Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों के समझ में? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। हाँ यार, लेटीट्यूड में बहुत दम है। लेटीट्यूड में बहुत दम है। बच्चा कई बार सोचता मिसप्रिंट हो गया होगा, एल्टीट्यूड की जगह लेटीट्यूड छप गया होगा। अरे नहीं बच्चे, तेने आज तक एल्टीट्यूड के क्वेश्चन करे, अगले ने लेटीट्यूड ही पूछा है। तो समझ गया, लेटीट्यूड बढ़ने के साथ जी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर लेमडा कम होता है, और पोल पर तो जी मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि लेटीट्यूड मैक्सिमम होता है। बोलो सब समझ में आ गया? अब सुनना, ये अपनी अर्थ है। ऊपर से बहुत दूर से देख रहा हूं तो मैं वो तो अर्थ सर्कल नजर आएगा। अर्थ का प्रोजेक्शन, स्फीयर का प्रोजेक्शन सर्कल, अपनी मास की आर रेडियस की अर्थ है। ओके बच्चों? अरे यार ये ऐसी थी यार, ये सब घूम रही थी और चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा था, लेकिन मैंने ऊपर से देख लिया। सर क्यों देखा ऊपर से? क्योंकि मेरे को सैटेलाइट का मोशन अच्छे से एनालिसिस करना है। तो मैं अगर ऊपर से देखूंगा तो मैं तो अपने को अर्थ सर्कल नजर आएगी। बच्चा बोल मेरे बच्चे, और चारों तरफ सैटेलाइट भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ साफ साफ नजर आएगा। ये सन नहीं है, सैटेलाइट है, ध्यान रखना। और मैं बोलूं ये चारों तरफ जिस स्पीड से घूमता है उसको ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। ये सैटेलाइट याद है, चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ कक्षा में सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता है, और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में जिस स्पीड से घूमता है उसको ऑर्बिटल स्पीड या कक्षीय वेग बोलते हैं। ये चारों तरफ एक कक्षा में घूमने के वेग को कक्षीय वेग ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। मैं बोलूं चारों तरफ दर 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 चक्कर काटेगा। बोलो बोलो बच्चों। और ये चक्कर काटेगा तो बोलो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? अर्थ का मास और सैटेलाइट का मास m बोल रहा हूं, तो बोलो अंदर की तरफ फोर्स बच्चों GMM अपॉन r स्क्वायर लगेगा। बोलो वेयर r इज सेंटर से डिस्टेंस, r सेंटर से दूरी है, सैटेलाइट की सेंटर से दूरी है बच्चों। सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से दूरी है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दोनों मास के बीच के, दोनों मास के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल है अर्थ, तो यस लग जाएगा। तो GMM अपॉन r स्क्वायर, तो बोलो ये सेंटीमीटर फोर्स और बाहर लगेगा mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए कंडीशन जरूरी है। तो बोल GMM अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r फॉर सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल बराबर सेंट्रीफ्यूगल। बोल बच्चे घर पे सोचना, m से m कट गया। क्या मैं बोल दूं सैटेलाइट का मास कट गया? ऑर्बिटल स्पीड डजंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती, आप कैसे ही सैटेलाइट डाल दो। ऑर्बिटल स्पीड हमेशा अर्थ के मास पे डिपेंड या प्लेनेट के मास पे। तो बोल दूं बोलो कितना गए? तो बोल दूं वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया √GM बाय r। मैं बोल दूं जितना दूर होगा सैटेलाइट की रेडियस जितनी बड़ी होगी उतनी ऑर्बिटल स्पीड कम होगी। मैं बोल दूं अर्थ से जितना दूर सैटेलाइट डालोगे उतनी कम स्पीड में ही उसको फेंकना पड़ेगा। तो जितना दूर अर्थ से उतनी कम स्पीड। लेकिन मेरे को तो अर्थ का एरियल प्रोजेक्शन लेना है, अर्थ में कॉलोनियां, अपने को याद है जीपीएस चलाना है, अपने को एड्रेस देखना है, कहीं जाना है तो थोड़ा सा सैटेलाइट की डिस्टेंस कम रखनी पड़ती है ताकि पिक्चर क्लियर आए। बोलो हमारे को अर्थ की जानकारियां जुटानी है तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रख सकता। बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. पक्का? अच्छा अब मैं बोल दूं जो सैटेलाइट अर्थ के करीब होते हैं, बेटा बंद करो भाई, अर्थ के करीब, तो बोल दूं जो अर्थ के करीब होते हैं उनके लिए मैं बोल दूं r लगभग r लगभग कैपिटल R हो जाता है। भाई बंद कर बेटा,
हेलो, मैं बोल दूं जो सैटेलाइट अर्थ के करीब होते हैं उनके लिए सेंटर से डिस्टेंस अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाती है। जैसे अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, 100 किलोमीटर ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, तो मैं बोल दूं 100 किलोमीटर नन्ना मुन्ना है 6400 के सामने। 150 किलोमीटर छोटा मोटा है अर्थ की रेडियस के सामने। बोलो हेलो। Yes, sir. हाँ, तो मैं बोल दूं अगर हाइट नेग्लिजिबल है, एच नेग्लिजिबल है, तो बोल दो आर और आर बराबर हो गए, तो बोल दो ऑर्बिटल स्पीड अच्छी आ जाएगी। ध्यान में जीएम बाई आर ये आ गई। अच्छा, इसमें मैं आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड कर दूं, आर का गुणा आर का भाग कर दूं, तो बोल दो ये बन जाएगा बच्चों। इधर देखो, मैं बोल दूं अंडर रूट जी नॉट आर बन जाएगा जी आर। सर ये क्या किया आपने, आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड कर दिया अर्थ की रेडियस का, तो बोल दो जीएम अपॉन आर स्क्वायर जी नॉट बन गया। याद है सरफेस वाला जी 9.8 जो मैंने रटा हुआ है, तो मैंने अर्थ का मास से बचने के लिए मैंने आर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कौन अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस रखेगा, मैंने जी नॉट बना दिया इसको, तो बोल दूं ऑर्बिटल स्पीड ये भी होती है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये भी बारूद का ढेर है। बारूद का ढेर क्यों बताओ, बारूद का ढेर, बारूद का ढेर बताओ क्यों लिखा बारूद का ढेर। स्मॉल आर्टिकल। हाँ, ये सिर्फ है ना, ये सिर्फ अर्थ के करीब वाले सैटेलाइट के लिए ही होता है। जनरल फॉर्मूला तो ये सदाबहार फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, सदाबहार सदाबहार, तो ये ध्यान। अच्छा, अब इसकी वैल्यू सुनो, मैं बोलूं ये दोनों वैल्यू मेरे नॉन है। जी नॉट 9.8 मुझे पता है, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर मुझे पता है। दोनों वैल्यू रख के सॉल्व करता हूं, तो अर्थ के करीब वाले सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आता है। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, 7.9 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड है वो, किलोमीटर पर आवर नहीं है, तेरी गाड़ियां नहीं चल रही है। ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। तभी तो बहुत खर्चे आते हैं सैटेलाइट डालने में, फोकट में नहीं लगता है। तो वो तो सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने में बहुत खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि भयंकर इंजन लगाने पड़ते हैं अंदर। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकना पड़ता है अर्थ के करीब वाला, जो अर्थ के बहुत करीब होगा उसको। बोलो यस सर। हेलो, समझ में आ गया क्या? यस सर। करो यहां तक नोट। अच्छा, एक रुको, एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, राउंड कंप्लीट करने में? तो मैं बोलूं सैटेलाइट इतनी स्पीड से आपने दागा है, तो ये जनरल स्पीड ये थी। ये किसी भी डिस्टेंस के लिए लगेगा ये फॉर्मूला। तो बताओ टाइम कितना लगेगा? तो बोलूं एक राउंड कंप्लीट करने में लगा टाइम, तो बोलूं t बराबर 2πr/v। यहां लिख रहा हूं, इसके बाद यहां लिख रहा हूं, देखो टाइम पीरियड, t बराबर टाइम पीरियड। तो बोलूं कैपिटल T, तो बोलूं t बराबर बच्चों 2πr/v। ऑर्बिटल स्पीड पूरा राउंड करने में 2πr, सर्कल की रेडियस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr। तो बोलूं सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस r है, तो 2πr डिस्टेंस चलेगा v नॉट स्पीड से, और यहां लिख दो 2πr, और v की वैल्यू जनरल gm/r। कैपिटल R लिखो या स्मॉल r? बोलो नीचे, कैपिटल R या स्मॉल r? बोलो बच्चों, कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल, क्योंकि कैपिटल R वाला तो बारूद का ढेर है। ओके सर, तो मैं यहां से बोल दूं 2π/g √gm, r की पावर 3/2, और मैं बोल दूं ये सब कांस्टेंट है 2π/, यहां तक नोट कर बच्चा। फटाफट फोटो क्लिक करिए नीचे वाले का, फिर ये ऊपर वाला कंप्लीट कर रहा हूं, लास्ट बात आज की। हाँ इधर देखो, अब मैं बोल दूं इसको यहां से t² दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो 4π² Gm into r³। याद है t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ लिखते हैं इसको। तो मैं बोल दूं एज r इंक्रीजेस, जितना सैटेलाइट को दूर प्रोजेक्ट करोगे, सैटेलाइट को जितना अर्थ के सेंटर से दूर प्रोजेक्ट करोगे, याद है उतना ऑर्बिटल स्पीड कम होगी, उतनी सर्कमफ्रेंस बढ़ेगी। अर्थ के सेंटर से जितना दूर सैटेलाइट फेंकोगे उतना धीरे फेंकोगे और उतना बड़ा सर्कल घूमेगा, तो बोल टाइम ज्यादा लगेगा। तो आर बढ़ने के साथ साथ टाइम पीरियड बढ़ता है। और याद है केपलर्स लॉ में भी काम में लूंगा t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, क्योंकि केपलर्स लॉ में भी सन के चारों तरफ अपनी अर्थ वगैरह सब ये सब बोलते हैं नेचुरल प्लेनेट, नेचुरल सैटेलाइट। तो अर्थ सन का नेचुरल सैटेलाइट है, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। मून हमारे चारों तरफ नेचुरली चक्कर काट रहा है, हम सन के चारों तरफ नेचुरली चक्कर काट रहे हैं। तो वी आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन, मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ओके, और ये सब आर्टिफिशियल है जो हमने फेंके अर्थ के चारों तरफ। अरे बोलो। Yes, sir.
तो मैं बोल दूं अर्थ के करीब वाले सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अर्थ के करीब उसके लिए जी नॉट आर लिख सकता हूं, हर कभी जी नॉट आर नहीं लिख सकता, और जनरल फॉर्मूला जीएम अपॉन स्मॉल आर का रूट अंडर होता है। ओके, और चारों तरफ टाइम पीरियड ये होता है। ओके, Yes, sir. अच्छा सुन, Yes, sir. ए सुन, इधर सुन, अगर मैंने एक ही ऑर्बिट में दो सैटेलाइट प्रोजेक्ट करे, अगर मैंने अर्थ के चारों तरफ एक ही ऑर्बिट में दो सैटेलाइट प्रोजेक्ट करे, एक m मास का और एक 4m मास का, बता ऑर्बिटल स्पीड किसकी ज्यादा होगी? किसको ज्यादा तेज फेंकना पड़ेगा? चारों तरफ से दोनों की सेम होगी। क्या मैं बोल दूं ऑर्बिटल स्पीड m और 4m की सेम होगी? क्यों? क्योंकि इट डजंट डिपेंड अपॉन मास। याद है, ये अर्थ का मास है, ये सैटेलाइट का मास नहीं है। ये जो फॉर्मूले में gm आया है वो m अर्थ का या जिसके चारों तरफ घूम रहे उस प्लेनेट का मास है। ओके, चलो कल इसके आगे से यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल अपन सैटेलाइट की बातें और करेंगे और अपन एस्केप और वेलोसिटी सारा एनर्जी का हिसाब किताब पढ़ेंगे। कल इस चैप्टर को अपन समाप्त कर देंगे बच्चों। बाय बाय। ओके।